ओके, सो वी आर स्टार्टिंग, एवरीथिंग सेट। देख लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, तो ये आपके इंस्टीट्यूट के मैट में ऐसा एक अंश दिखाई दे रहा है, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021। ये रिसेंटली जो एक, कई लोगों की मैट पुरानी हो सकती है और कई लोगों को ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में ये दिया गया था। सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021 दिख रहा है आप लोगों को। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट फर्स्ट देख रहा हूं कि इंस्टीट्यूट के मैट में क्या क्या अंश यहां पर बेसिकली कवर किए गए हैं। लेट मी हैव अ लुक एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल स्टार्ट विथ माई पोर्शंस। चलिए ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं। माई मैट एंड इंस्टीट्यूट मैट आर बोथ ऑलमोस्ट सेम। मैं अपने मैट को यूज करूंगा जो सेबी की वेबसाइट से मैंने सेबी के बेयर एक्ट पोर्शन को डाउनलोड किया है। सो आई विल बी यूजिंग दैट। सेम चीजें आपको वहां पर अपने इंस्टीट्यूट के मैट में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अगस्त 2021 को ये चेंज आया था। नाउ बिफोर यू अंडरस्टैंड द चेंजेस, आपको थोड़ा सा अर्स्टवाइल की चेंज आने के पहले क्या चल रहा था वो भी जानना जरूरी है। तो नजर डालो, पहले ना एक वर्ड आपने कंपनी लॉ में कई बार सुना है, ईसॉप, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, और एक है स्वेट इक्विटी। तो अगर मैं बेसिक आपको याद दिलाऊं, ईसॉप जो था दैट वाज गवर्न्ड बाय सेक्शन 62, जहां हम पढ़ते थे कि आप एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे सकते हैं, अगर वो चाहें तो कंपनी का इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं। इफ दे वांट दे कैन बाय द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड यूजुअली एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए ये जो ईसॉप्स होते हैं ये आपको डिस्काउंट पर दिए जाते हैं मार्केट प्राइस की तुलना में, इसमें काफी डिस्काउंट रहता है। ओके, तो ईसॉप, सपोज आपको मैं बोल रहा हूं कि आप एम्प्लॉय हैं, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप शेयर्स खरीद सकते हैं, पर इसमें ना एक स्कीम होता है। मैं मेन एस्पेक्ट शुरू में क्लब कर रहा, समराइज कर रहा हूं। आप एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, तो आपके लिए कुछ कंडीशन रखा जाता है। सपोज मिनिमम आप 1 साल यहां काम करेंगे मिनिमम, तब जाकर आप वो शेयर्स, ईसॉप स्कीम वाले शेयर्स लेने के हकदार बनेंगे। वरना क्या है ना, आप आज ज्वाइन किए, शेयर्स लेंगे और फिर कंपनी को छोड़ देंगे, और आपको पता था शेयर्स की वैल्यू बढ़ने वाली है। हम अपने लॉयल एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाते हैं कि आपको वो शेयर्स मिल सकते हैं। द शेयर्स कैन बी वेस्टेड इफ यू वर्क फॉर 1 ईयर मिनिमम, जिसको हम लोग वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। ये हम लोग कंपनी लॉ में भी सुनते थे, VESTING, दैट आज आप ज्वाइन किया है, 1 साल यहां काम करिए, तब आपको शेयर्स लेने के अधिकार वेस्ट होंगे। एंड अब आप चूज कर सकते हैं वेदर यू वांट टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन और नॉट। मतलब क्या हो रहा है सर, ये एक्सरसाइज, ये वेस्टिंग, मैं वापस दिखाऊंगा आपको। जिनको याद आना था कंपनी लॉ के आधार पर वो याद कर चुके हैं। दैट ईसॉप में आपको शेयर्स हाथों हाथ नहीं दिए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम आपको इतने दिन काम करने पड़ेंगे, इतने साल काम करने पड़ेंगे, तब आप राइट्स वेस्ट होंगे, that you can exercise that option and take the equity shares। फ्री में नहीं मिल रही है आपको। ठीक है सर, तो सर ये तो हो गया ईसॉप का, आपने आइडिया दिया। सर व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सेक्शन 54 में हम लोग पढ़े थे। स्वेट इक्विटी शेयर्स भी डिस्काउंट पर दिए जाते हैं, कई बार पूरे फ्री भी दिए जाते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये उन एम्प्लॉइज को, उन डायरेक्टर्स को, उन प्रमोटर्स को दिए जाते हैं जो अपने दिमाग से, कुछ इंटेलेक्ट से आपका फायदा पहुंचाते हैं आपके कंपनी को। कोई नया टेक पेटेंट, नया ट्रेडमार्क, इनोवेटिव आइडियाज आपको देते हैं कुछ, दैट इज कॉल्ड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये फिजिकल स्वेट नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल लेबर के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए ये एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पर भी दे सकते हैं हम, और हम चाहे तो पूरा फ्री भी दे सकते हैं। तो ये हम लोग सेक्शन 54 में पढ़े थे, एंड दिस वाज वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 53, क्योंकि 53 कंपनीज एक्ट में पढ़ते थे द शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट 54 में हम लोग पढ़े थे दैट दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन दैट
आप शेयर्स इस डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स। एक डिफरेंस क्या है सर तब ईसॉप में एंड स्वेट इक्विटी में? मेन डिफरेंस क्या है बोलो आप लोग, व्हाट डू यू फील? मैं बोलूंगा स्वेट इक्विटी बेसिकली छोटे स्पेक्ट्रम पर ऑपरेट करता है, जहां पर हम सिर्फ उन्हीं इंप्लॉइज को देते हैं जो इंटेलेक्चुअली कोई फायदा हमारे को पहुंचाया है। एंड स्वेट इक्विटी में हम प्रमोटर्स को भी दे सकते हैं। ईसॉप के जब रूल्स एंड अंदर आज पढ़ोगे, ईसॉप प्रमोटर्स को नहीं दिए जा सकते। ईसॉप ज्यादा इंप्लॉइज के फायदे के लिए एक स्कीम लाई जाती है ईसॉप में। स्वेट इक्विटी छोटे लोग, मतलब छोटा उसमें एम्बिट है, कुछ ही इंप्लॉइज के लिए जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा हमारा फायदा पहुंचा रहे हैं हमें, हम उन्हीं को देते हैं। बट ईसॉप में व्हाट हैपेंस, इट्स अ स्कीम फॉर यू नो ऑल टाइप ऑफ योर इंप्लॉइज, यूजुअली उनको मोटिवेट करने के लिए, तो ज्यादा लोग यहां कवर होते हैं। वहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी is not the parameter, but sweat equity में intellectual property is very important criteria. Okay, तो इन चीजों से हम स्वेट और ईसॉप का एक डिफरेंस माइंड में क्लियर हो गया। दो डिफरेंस निकले। स्वेट में हमने देखा इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है योगदान, ईसॉप में जरूरी नहीं है। और एक चीज हमने क्या देखा कि स्वेट में प्रमोटर्स को भी दे सकते हैं हम, ईसॉप में नहीं दे सकते। ऐसे 7-8 डिफरेंस लास्ट में निकलेंगे। एग्जाम में से टैबुलर डिफरेंस नहीं पूछता है, बट आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये क्लब क्यों कर दिया ये रेगुलेशंस? जब पहले से भी थे कॉन्सेप्ट, जो पहले पढ़े थे हम लोग, वो आज भी बरकरार है। सो व्हाई हैव दे क्लब्ड इट? दे फेल्ट कि दोनों ही इंप्लॉय के बेनिफिट्स की बातें कर रहे हैं, तो व्हाई वी कांट क्लब इट? इट्स बेटर दैट वी क्लब इट। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया है। तो देर आर माइनर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर, एनवायरनमेंट में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पर अदरवाइज इट्स स्टिल अ मैनेजेबल रेगुलेशन। ऐसा कोई बहुत बड़ा रेडिकल चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट का, नाम ऊपर वापस लाओ, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021। ये रेगुलेशंस 6 टाइप के चीजों को अप्लाई करता है, 6 टाइप ऑफ स्कीम्स। ये सबकी किताब में आगे पीछे कहीं लिखा रहेगा। ESOP, one is your ESOP, another is your ESPS, समझाऊंगा मैं। another is your, बीमारी का नाम नहीं है, आप डरिएगा मत, कई लोग, SARS, okay, then general employee benefit schemes, retirement benefit schemes, and last में है sweat equity shares. Okay, now so ESOP में what happened, as I told you, आप ज्वाइन किए हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टिंग पीरियड। आप पहले इतने साल काम करेंगे, तब आपको वो राइट्स मिलेंगे जिसके आधार पर आप इक्विटी शेयर्स चाहे तो खरीद सकते हैं। ओके, ESPS क्या होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ईसॉप में तो मैं ऑप्शन दे रहा था, आप चाहे तो लीजिए वरना मत लीजिए। वेस्टिंग पीरियड का कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ है। ESPS में जब हम पब्लिक इशू लाते हैं, आपने मेरे मुंह से कभी सुना होगा कि शेयर्स आर इशूड टू पब्लिक, और पब्लिक इशू जब हम लाते हैं ना, तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, वी से वन लाइन कि इशू साइज, कंपनी लॉ में भी पढ़े थे, वी से दैट इशू साइज इज 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ का 1000 करोड़ पब्लिक को नहीं जाता है। ओके, पढ़ के देखिए। सो एक दो चीजें वापस रिपीट करता हूं पहले। ESPS, हाँ, इशू साइज में अगर मैं बोलूं 1000 करोड़ का इशू साइज है, तो पूरा 1000 करोड़ हम पब्लिक को नहीं देते हैं, उसमें प्रमोटर्स लोग को कुछ मिनिमम अमाउंट लेना पड़ता है एज पर सेबी। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, हम अपने एम्प्लॉइज के लिए रिजर्वेशन कर देते हैं पब्लिक इशू में ऑन अ कॉम्पिटिटिव बेसिस, एंड फिर बाकी पोर्शन को हम लोग बोलते थे नेट ऑफर टू पब्लिक। सर याद आ रहा है हल्का हल्का, वापस सुनो। इशू साइज इज इक्वल टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन प्लस रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉइज एटसेट्रा प्लस नेट ऑफर टू पब्लिक। तो व्हाट आई वांट टू से, ये जो पब्लिक इशू में, इन द पब्लिक इशू व्हेन वी रिजर्व फॉर एम्प्लॉइज एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू, दैट इज कॉल्ड एज ESPS। उसको हम बोलते हैं
ESPS पढ़ के देखिए सर, तो सेम ही तो हो गया। ईसॉप में मैं ऑप्शन दे रहा था, आप चाहे तो ले सकते हैं, पहले तो आपको इतना दिन काम करना पड़ेगा तब वो वेस्ट होगा, ऐसे कोई कंडीशंस ESPS में नहीं है। इट्स ऑफर टू एम्प्लॉइज एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। आप चाहे तो ले लीजिए बस सीधा, अभी जैसे आम जनता को दे रहे हैं आपको भी दे रहे हैं सर। तो और क्या डिफरेंस है? और डिफरेंसेस हैं, हम पढ़ते पढ़ते देखेंगे। तो ईसॉप ESPS आइडिया पहले क्लियर हो गया। हाँ सर, ये तो पहले भी सेम ही था। तो आइए अब हम अंदर से पढ़ के डिफरेंसेस को और निकालते हैं, धीरे धीरे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले क्या टाइप के स्कीम्स है? 6 स्कीम्स के नाम बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ये 6 के नाम आपको याद होने चाहिए। दिस कैन कम फॉर 2 marks, that what type of schemes are covered in SEBI share based employee benefits and sweat equity regulations. Is it okay? Next, ये regulations उन कंपनी को अप्लाई करेंगे जिनके equity shares सबसे पहले listed हो स्टॉक एक्सचेंज में, and who seeks to issue sweat equity shares or has a scheme for direct or indirect benefit of employees. Try to understand. Listed companies को अप्लाई करेगा, ये क्लियर हुआ। देखिए ऐसे आपके बुक्स में भी होंगे इस टाइप की चीज, कुछ टेबल बना हुआ होगा या जो भी, और मेरी PDF में आपको भेज दूंगा, मेरे वेबसाइट पे डाल दूंगा, मार्क्ड PDF भी डाल दूंगा। तो क्या लिखा हुआ है कि ये स्कीम किसको अप्लाई करने वाला है? जिनके इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो, ओके, एंड जो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने का सोच रहे हैं, और जिनके स्कीम्स क्या क्या टाइप के स्कीम्स है? देखो, स्कीम्स आर फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, स्कीम्स जिसमें डीलिंग इन सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होता है, जो भी स्कीम में सिक्योरिटीज का लेवा बेची इन्वॉल्व होगा वो वाले स्कीम्स कवर्ड है, या वो स्कीम्स जो, लैंग्वेज मिल रहा है आपको, सेटिस्फाई करते हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, या तो कंपनी के द्वारा सेटअप हो, या इसी कंपनी के किसी भी ग्रुप कंपनी के द्वारा फंडेड या गारंटीड हो, या कंट्रोल्ड या मैनेज बाय दिस कंपनी और एनी अदर कंपनी इन इट्स ग्रुप। इज इट ओके एवरीवन? पक्का? तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये स्कीम अप्लाई कब करता है। अगर मैं आपके इंस्टीट्यूट के मैट को देखूं, वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखो बनाया हुआ था, सेम चीजें चल रही है। कंपनीज कवर्ड अंडर दिस न्यू स्कीम, लैंग्वेज देखिए, whose shares are listed on stock exchange in India and it has a scheme for benefit of employees, Roman 2 dealing in securities का स्कीम है, या स्कीम किसने सेट किया था ये भी देखना पड़ेगा। एंड एक नॉन एप्लीकेबिलिटी बोल के लिखा हुआ है आपकी बुक में और मेरे बुक दोनों में। द स्कीम विल नॉट बी एप्लीकेबल, सॉरी, प्रोविजंस ऑफ प्रेफरेंशियल इशू के जो प्रोविजंस होते हैं वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे इन केस ऑफ अ कंपनी इशूइंग न्यू शेयर्स इन परसुएंस ऑफ दीज रेगुलेशंस। प्रेफरेंशियल इशू एक शब्द होता है, आपने कभी लाइफ में सुना होगा। सर हाँ समझ गए, अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नो 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 नो, आप प्रमोटर ग्रुप को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर कुछ शेयर्स देते हो, तो यहां पर जो इस स्कीम के अंदर नए शेयर्स ईसॉप और के अंदर दिए जाते हैं उसमें प्रेफरेंशियल इशू की गाइडलाइंस एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होंगे, याद रखिएगा। प्रेफरेंशियल इशू गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल। ओके, सब अब हमें कहां जाना है मैं बताता हूं, जस्ट सेकंड। प्रेफरेंशियल इशू गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल। सर मैं प्रेफरेंशियल इशू पढ़ा ही नहीं हूं, कोई बात नहीं, आप भी ये सुन सकते हैं, बस मार्क कर सकते हो। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दैट इज एम्प्लॉई का डेफिनेशन। एम्प्लॉई का डेफिनेशन आपको देखना है, आप अपने बुक में देखिए या मेरे बुक में देखिए, सेम डेफिनेशन है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज एम्प्लॉई, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेंडमेंट्स आया है। लिखा है एम्प्लॉई एक्सेप्ट इन रिलेशन टू स्वेट इक्विटी शेयर्स। लुक एट द वर्ड्स, यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो स्वेट इक्विटी शेयर में होता है इज डिफरेंट। यहां डिफरेंट है, स्वेट इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन डिफरेंट है। एक चीज मैं और बता दूं, सेक्शन 62 एम्प्लॉई डेफिनेशन
डिफरेंट है, जो हम लोग कंपनी लॉ में पढ़ते थे वहां थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम लोग एम्प्लॉय का डेफिनेशन जो ईसॉप के लिए पढ़ रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू ईसॉप रेगुलेशंस। लुक एट द वर्ड्स। ईसॉप मींस एन एम्प्लॉय जो कंपनी के द्वारा काम कर रहा है, एन एम्प्लॉय हु इज एक्सक्लूसिवली या तो इंडिया में काम करता है या इंडिया के बाहर काम करता है, दोनों कवर्ड है। सर तो अमेंडमेंट क्या आया है? अर्लियर ओनली परमानेंट एम्प्लॉयज वेर कवर्ड। अब क्या हो गया बताओ? ये लिख रहे हो ना, ये केस स्टडी में पॉइंट आएगा कि एक एम्प्लॉय है वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सपोज एम्प्लॉयड है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर वाले एम्प्लॉयज हैं, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी एम्प्लॉयज हैं, वो भी अब ईसॉप पा सकते हैं। एक पॉइंट अभी भी सेम है। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, चाहे होल टाइम हो या पार्ट टाइम हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, सबको मिलेगा। बट उसको क्या नहीं होना चाहिए यहां पर, दैट इज वेरी क्लियर, नॉट अ प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का मेंबर। सो हर टाइप के डायरेक्टर्स को मिलता है, पर वो डायरेक्टर कौन नहीं होना चाहिए? ये अभी भी था, पहले भी था, प्रमोटर ग्रुप या प्रमोटर को बिलोंग नहीं करेगा। बट ईसॉप में, लुक एट माय वर्ड्स, ईसॉप में प्रमोटर्स को भी स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं। ईसॉप में प्रमोटर्स को भी स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं। उसके अलावा एक डायरेक्टर वहां भी कवर्ड नहीं था और आज यहां पर भी कवर्ड नहीं है, दैट इज एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है? IDs not employees for ESOP। वो दोनों जगह पहले कंपनी लॉ में भी नहीं था, यहां पर भी नहीं है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, एम्प्लॉय एज डिफाइंड, ऊपर जो भी एम्प्लॉयज हैं ऑफ अ ग्रुप कंपनी इंक्लूडिंग अ सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और एम्प्लॉयज ऑफ द होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले इतने लोग कवर नहीं होते थे, पर एसोसिएट कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी ये सब के माने ग्रुप कंपनी के एम्प्लॉयज भी अब कवर्ड होने लगे हैं। तो इसको अब न्यू अराइवल कुछ कुछ चीजों में हुआ है। ओके, अब एक चीज यहां पे और एक चीज लिखा है, एन एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर और पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप और अ डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और एनी बॉडी कॉर्पोरेट होल्ड्स मोर देन। ओके, यहां पे लिखा है एम्प्लॉइज तो कवर्ड है बट प्रमोटर कवर्ड नहीं है। ऊपर भी आ गया था, एम्प्लॉय अगर आपका प्रमोटर है वो कवर्ड नहीं है। या डायरेक्टर, आप बोले थे डायरेक्टर्स को दे सकते हैं, पर अगर डायरेक्टर्स अपने रिलेटिव की सहायता से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर इफ डायरेक्टर्स होल्ड मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो उनको आप फिर नहीं दे सकते। एम्प्लॉइज अगर प्रमोटर्स हैं उनको आप नहीं दे सकते। डायरेक्टर्स अगर अपने रिलेटिव की सहायता से मोर देन 10% इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, उनको भी आप एम्प्लॉय अब नहीं मानोगे। सही, डेफिनेशन क्यों पढ़ना जरूरी है? बिकॉज केस स्टडी में ऐसे कुछ इनपुट्स मिलेंगे जिसको पढ़कर एज पर द न्यू डेफिनेशन दिस इज हाईली प्रोबेबल, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, क्योंकि यहां से केस एनालिसिस आने वाला है कुछ कि कौन एम्प्लॉय है और नहीं है। स्पेशली एज पर द न्यू सेबी रेगुलेशंस, परमानेंट एम्प्लॉय वर्ड हट गया, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करेगा कि अब वो एम्प्लॉय है पर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। बट आप तो अब आंसर जानते हैं दैट इवन इफ इज नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय ही इज एलिजिबल टू गेट दी ESOP स्कीम। तो ये सेम डेफिनेशन हमारी किताबों में भी था, पर स्वेट इक्विटी शेयर प्रमोटर्स को दिया जा सकता है। यानी आपके एसोसिएट्स पहले कवर नहीं होते थे, अब वो भी कवर होने लगे हैं। पक्का? वेरी गुड। अब इसमें बहुत टाइप के स्कीम्स हैं, जैसे ये वर्ड है यहां पे स्कीम लिखा हुआ है। सपोज मैं ESOP स्कीम की बात कर रहा हूं, जो आपको अमेंडमेंट के पहले भी ये चीज आप सुने होंगे। फुल पेज, रेडी। ESOP स्कीम, scheme providing share based benefits to its employees. It may be implemented and administered directly by the company or through a trust. इसका मतलब दो टाइप के ESOP स्कीम्स होते हैं, या कोई भी टाइप का, अगर मैं ESOP स्कीम्स की बात कर रहा हूं, फुल पेज, डायरेक्टली और थ्रू अ ट्रस्ट। प्लीज नोट इट डाउन। दो टाइप के स्कीम्स हो सकते हैं, डायरेक्टली और थ्रू अ ट्रस्ट। मैं समझाऊंगा।
कंपनी डायरेक्टली ईसॉप स्कीम लेके आ रहा है अपने एम्प्लॉइज के लिए और उसमें बहुत कुछ आने वाला है, वेस्टिंग पीरियड एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड और एक है थ्रू अ ट्रस्ट। सर थ्रू अ ट्रस्ट का पिक्चर में आता है, बताऊंगा। फिर इसमें और कई डेफिनेशंस आया, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। ये वर्ड्स आपको दिख रहा है, वरना भी बोरिंग लगेगा अगर मैं इसके सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ने लगूं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज प्राइस, ग्रांट, ग्रांट डेट, ये सब दिख रहा है। तो जैसे जैसे वर्ड्स आने लगेंगे आई विल डिस्कस इट विथ यू। तो चलिए मैं पहले सीधा इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स थ्रू ट्रस्ट पे आ जाता हूं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स थ्रू ट्रस्ट, जस्ट अ सेकेंड। या ये कहां दिया हुआ है? अगर आप मेरे नोट्स के अनुसार जाओगे, ये इंस्टीट्यूट के मैट के नोट्स के अनुसार है, जहां डेफिनेशन सारे खत्म हुए। एंड इफ यू गो through my notes, same thing is in there in my notes also. It is, yeah, chapter 2 of ESOP regulations। आइए, ये एक 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मोड है ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ESOP स्कीम। फुल पेज करिए, स्टार्ट राइटिंग दिस वर्ड। व्हाट आर मोड्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ESOP स्कीम। तो मैं जगह जगह कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वो भी बताते रहूंगा आपको। सिमिलर टाइप ऑफ थिंग इज इन देयर इन योर नोट्स। मैं बेयर एक्ट पोर्शन को भी फॉलो कर रहा हूं। ये चैप्टर 2 ऑफ सेबी शेयर बेस्ड बेनिफिट रेगुलेशंस है। चैप्टर 1 में डेफिनेशंस थे एंड बेसिक्स था। प्लीज कम टू चैप्टर 2। स्टार्ट राइटिंग व्हाट आर मोड्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ESOP स्कीम्स। चलिए अब सुनिए, अगर कोई डिक्टेशन पार्ट मिस हो जाए बाद में कॉपी करिएगा। नंबर 1, कंपनी डायरेक्टली दे सकता है और बाय सेटिंग अप, ये वर्ड्स पेपर में आने चाहिए, इरिवोकेबल ट्रस्ट। पढ़ के देखो प्लीज, इरिवोकेबल ट्रस्ट। Okay. Now, if the scheme is to be implemented through a trust, I'll explain, don't get tensed. Layout. अगर स्कीम ट्रस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट होने वाला है तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेने के समय आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है, अप फ्रंट, इन एडवांस यू हैव टू अनाउंस दैट यस द स्कीम इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड थ्रू ट्रस्ट। सपोज पहले आपने बोला था हम डायरेक्टली देंगे और बाद में आप ट्रस्ट में जाते हैं, या ट्रस्ट बोल के आप डायरेक्ट मोड में जाना चाहते हैं, तो एक सिंपल लाइन मैंने लिखवाया है, फ्रेश अप्रूवल इफ द मोड ऑफ इंप्लीमेंटिंग इज चेंज्ड। ओके सर, तुम दोनों में से कोई भी तरीका ले सकते हैं, यस, बट ट्रस्ट वाला मोड लेना कभी कभी कंपलसरी हो जाता है अगर आप मार्केट से शेयर्स एक्वायर करके, सेकेंडरी एक्विजिशन करके या गिफ्ट के थ्रू आप अपने एम्प्लॉइज को कोई से गिफ्ट मिला और फिर वो आप अगर पास ऑन करना चाहते हैं एम्प्लॉइज को, देन इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज थ्रू अ ट्रस्ट। मैं समझाता हूं अब आपको, मैं 10 सेकेंड वेट करूंगा। टेक दीज मार्किंग्स, फुल पेज। मैंने अभी तक रीड किया है, आई हैवंट एक्सप्लेन्ड। इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज द मोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ESOP स्कीम। तो ये जो वन लाइनर्स लिखे हैं ना, दे आर वेरी हेल्पफुल इन रिमेंबरिंग। इसको आप भी याद करके शॉर्ट नोट्स बना लोगे। Either directly or through an irrevocable trust. मैं 10 सेकेंड वेट करूंगा और या डीके जी रेडी। चलिए देखिए, समझिए बात को। Now what happens, एक तो होता है कि कंपनी एम्प्लॉइज को डायरेक्टली ESOP स्कीम दे रही है और वो अगर वेस्ट हो गया, मतलब वो उन्होंने अपना कंडीशंस कंप्लाई किया है, तब कंपनी वो एक्सरसाइज करेंगे
और फिर कंपनी उनको शेयर्स दे देगा, यानी शेयर्स कंपनी की तरफ से आया है। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट रूट। ट्रस्ट रूट का क्या मतलब है? जस्ट अ सेकेंड। इधर देखिए, यहां पे क्या हो रहा है। अब कंपनी जो है वो ट्रस्ट को लोन देगा। सर ये क्या है, लोन क्यों दे रहा है? ये ट्रस्ट क्रिएट हुआ है एंड ये ट्रस्ट क्या करता है, सेकेंडरी मार्केट से टी बाइज फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट शेयर्स, सेकेंडरी मार्केट से ट्रस्ट शेयर्स खरीदता है और शेयर्स खरीद करके ऑप्शन अब वो देने वाला है एम्प्लॉइज को। सर एक बात बताइए, ट्रस्ट लोन क्यों दिया, ट्रस्ट सॉरी कंपनी लोन क्यों दिया ट्रस्ट को? ये रूट दरकारी क्यों है? सी व्हाट हैपेंस, अगर कंपनी सेकेंडरी मार्केट मतलब नया शेयर्स, नया ऑप्शन, नया शेयर्स इशू नहीं कर रहा है कंपनी एम्प्लॉइज को, कंपनी अपना ही शेयर्स सेकेंडरी मार्केट से खरीद करके एम्प्लॉइज को ईसॉप स्कीम में दे रहा है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। बाईबैक सुनियो, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसके चक्कर पिक्चर में आ सकते हैं। अरे अपना ही शेयर आपने मार्केट से कैसे खरीद करके ये तरीके से एम्प्लॉइज को दे दिया। देन सर व्हाट इज द वे आउट? ऐसे तरीके में कंपनी नहीं खरीद रहा है मार्केट, सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स जस्ट टू एस्केप द बाईबैक प्रोविजंस एक्सेट्रा। कंपनी ट्रस्ट को दे रहा है लोन, वो खरीदेंगे शेयर्स मार्केट से। ओके, एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वो जब शेयर्स मार्केट से खरीद लिए, ट्रस्ट ने ऑप्शन दे दिया एम्प्लॉइज को, लोगों ने उन ऑप्शन के थ्रू एक्सरसाइज किया है, हाँ या ना मुझे बताइए। एम्प्लॉइज एक्सरसाइज्ड एंड टुक द शेयर्स। तो ये जो एम्प्लॉय शेयर्स ले रहे हैं, ट्रस्ट में पैसा भी आ रहा है ना, देखो, क्योंकि एम्प्लॉइज फ्री में तो दे नहीं रहे, तो कुछ पैसा आएगा। पर एक बात बताओ, ट्रस्ट में उतना पैसा आ रहा है क्या? क्योंकि मार्केट से हमने शेयर्स तो ज्यादा दाम में खरीदे होंगे, मार्केट में तो शेयर्स के दाम अच्छे होते हैं, एम्प्लॉइज को हम कम में दे रहे हैं, तो एम्प्लॉइज के सैलरी से कट कट करके पैसा आ रहा है ट्रस्ट में, बिकॉज वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑप्शन को। अब नाउ दे आर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, ट्रस्ट से पैसा, ट्रस्ट में पैसा आ रहा है। एट द सेम टाइम नाउ ट्रस्ट इज बाइंग शेयर्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। क्यों मैंने सेकेंडरी मार्केट से ट्रस्ट ने खरीदा था? एम्प्लॉइज को देने के लिए। अब पैसा भी ट्रस्ट में आ रहा है, और लास्ट में क्या होगा, ट्रस्ट क्या करने वाला है, लोन का रिपेमेंट। बट फुल रिपेमेंट इज डिफिकल्ट। क्यों फुल रिपेमेंट इज डिफिकल्ट? कोई बता सकता लॉजिक? क्योंकि हमने जिस ट्रस्ट ने जिस प्राइस पर शेयर्स खरीदा होगा ना, ट्रस्ट ने जिस प्राइस पर शेयर्स खरीदा होगा, उस प्राइस पर एम्प्लॉइज को तो नहीं दिया, एम्प्लॉइज को तो कम दाम पर दिया है, तो इसलिए कुछ ना कुछ डेफिसिट इन दिस लोन रीपेमेंट होता है, जिसको फिर बाद में एज वो माना जाता है, क्या, एम्प्लॉइज एक्सपेंस। पढ़ के देखो। सो व्हाट हैपेंड, देखिए, ट्रस्ट को लोन मिला है तो ट्रस्ट रिपे भी करेगा। सर ट्रस्ट के पैसा कैसे आता है रिपे करने का? एम्प्लॉइज लोग जब एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शन तो पैसा आता है, बट वो ऑफकोर्स कम आता है क्योंकि आप एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पर देते हैं, तो फाइनली जो फुल रिपेमेंट हो नहीं पाता है, कंपनी उसको एज एन एम्प्लॉय एक्सपेंस ट्रीट कर देता है। अंडरस्टूड? जो रिकवरी नहीं हो पाती है। तो सेकेंडरी मार्केट यूजुअली कम्स इनटू पिक्चर when company doesn't want to issue new shares, हम secondary market से लेके ही लेना चाहते हैं shares, तो trust comes into picture, it has to come into picture when the secondary market acquisitions are involved। तो एग्जाम में ये समझाने नहीं बोलेगा, एग्जाम में तो सिर्फ प्रोविजंस पूछेगा, बट आपको ये कन्विंस्ड है आप
कि ईसॉप के दो स्कीम्स हैं. वन स्कीम इज दैट ईसॉप आप डायरेक्टली इंप्लॉइज को ऑप्शन दीजिए, वो वेस्टिंग पीरियड का क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, फिर एक्सरसाइज पीरियड होता है, उसमें वो एक्सरसाइज चाहें तो कर सकते हैं, एंड देन मेनी अदर कंडीशंस आफ्टर टेकिंग द शेयर्स मे हैव टू बी फुलफिल्ड. और ये है ट्रस्ट रूट. पक्का? सो हम ट्रस्ट रूट से डायरेक्ट रूट या डायरेक्ट रूट से ट्रस्ट रूट जा सकते हैं, पर उसके लिए फ्रेश अप्रूवल शेयर होल्डर्स का चाहिए. बट जहां सेकेंडरी मार्केट एक्विजिशन या कोई गिफ्ट, कोई ट्रस्ट को शेयर्स, कुछ पैसे मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं, गिफ्ट के थ्रू अगर आप शेयर्स ऑफर कर रहे हैं तो ट्रस्ट रूट के थ्रू होना कंपल्सरी होता है. तो आप तो क्लास देख रहे हो और पॉज करके एक बार ये इसको इमेज को लिख लीजिएगा, या यूट्यूब पर देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ओके, चेक कर लीजिए. ओके, तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन? आंसर पॉइंट 1 2 3 होगा. ये फ्रेश अप्रूवल वाली बातें सब लिखनी पड़ेगी, और कब ट्रस्ट रूट कंपल्सरी होता है, सेकेंडरी एक्विजिशन वाली बातें भी लिखनी होगी. नाउ एक ही ट्रस्ट के थ्रू कंपनी के कई स्कीम्स आ सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि हर स्कीम के लिए मेरे को अलग ट्रस्ट बनाना है. सो सेवरल स्कीम्स कैन कम थ्रू अ सिंगल ट्रस्ट. ये बोर्ड ऑफ इंप्लीमेंटेशन की बातें हो रही थी. Single trust shall keep and maintain proper books of accounts for each scheme. Separate scheme के लिए separate accounts के books अलग रखने चाहिए. यानी several schemes can come through a single trust allowed है. एक ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट होता है और ट्रस्ट डीड को स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल करना पड़ता है आपको. तो यहां तक आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग था. तो मोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन में आज पता चल गया डायरेक्ट रूट एंड ट्रस्ट रूट दोनों अवेलेबल है. अगर सेकेंडरी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन्वॉल्व है, ट्रस्ट रूट इज कंपल्सरी. आप अगर अपने मोड्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. मोड चेंजिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मोड चेंजिंग के लिए बताओ मुझे. मोड चेंजिंग के लिए आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है. ठीक है, उसके अलावा सर और बताइए. उसके बाद हम लोग देखे थे सेवरल स्कीम्स कैन कम थ्रू सिंगल ट्रस्ट. सिंगल ट्रस्ट के अलग अलग बुक्स मेंटेन किए जाते हैं. ट्रस्ट डीड स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल भी किए जाते हैं. ये भी हम लोगों को दिख गया है. ओके, वेरी गुड. नाउ हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट? देखते हैं इंस्टीट्यूट के मैट में भी ये है क्या हमारे रेफरेंस में. ये देखिए 1 2 जो हम लोग पढ़ रहे थे वो इंस्टीट्यूट के मैट में लेआउट थोड़ी सी अलग थी. सेम चीजें ही हैं. देखो सेकेंडरी एक्विजिशन अगर मैं बोलूं, पहले से अप फ्रंट डिसाइड होता है. सिंगल ट्रस्ट विल मेंटेन प्रॉपर बुक्स रिकॉर्ड्स फॉर ईच स्कीम सेपरेटली. ट्रस्ट डीड को इन्फॉर्म करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को. डिड आई डिस्कस दिस विद यू? और अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? क्वेश्चन ये देखो, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी. क्वेश्चन बना लो, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी. ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है. आई एम नॉट सेइंग इट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और ट्रस्टीज के कुछ अधिकारों के बारे में भी यहां पर डिस्क्लोजर्स रहेंगे. तो आइए लेट अस रीड. कहां है भाई? सो हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी. अगर मैं ये बात बोलूं तो सबसे पहले लिखा हुआ है डायरेक्टर. दिख रहा है आपको KMP, और इस टाइप की लिस्ट यहां पर है. प्रमोटर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, और एनी रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर KMP प्रमोटर, इनको भी अपॉइंट नहीं कर सकते. या एनी पर्सन जो बेनिफिशियल, जिसका मेन हकदार, सारा बेनिफिट्स भी शेयर्स का वो एंजॉय करता हो. यानी बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स इज ग्रेट 10% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स अगर आपके पास है, आप भी ट्रस्टी नहीं बन सकते. बेसिकली हम एक इंडिपेंडेंट आदमी चाहते हैं. डायरेक्टर KMP प्रमोटर ऑफ ओशा ओन कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट नहीं बन सकता. उनके रिलेटिव्स भी नहीं बन सकते. या ऐसा शख्स जिसका 10% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स हो, वो भी नहीं बन सकता है. और ट्रस्टी के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स. ओके, वो बस इंडिपेंडेंट आदमी है, उसके पास नो वोटिंग राइट्स होगा. ट्रस्टी विल इंश्योर शेयर होल्डर्स अप्रूवल
in order to enable the implement the scheme and especially for secondary acquisitions उसके पास shareholders approval रहेंगे. यानी पहले तो who cannot be appointed as trustees, ये 2 मार्क्स के लिए आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा. ट्रस्टीज को इंश्योर करना चाहिए कि शेयर होल्डर्स अप्रूवल हमें मिल गए हों. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क. ट्रस्टी विल नॉट डील इन डेरिवेटिव्स. ओके, सेकेंडरी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स अलाउड है. सारे डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क. व्हाट इज डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन? शेयर का एक्चुअल लेवा बेची होगा, सिर्फ प्राइस सेटलमेंट का केसेस यहां पर नॉर्मली नहीं होता है. The trust shall not deal in derivatives. I am assuming that you have done the derivatives chapter. तब आपको समझ में आएगा. Futures, forwards, ये सब में ट्रस्ट डील नहीं कर सकता है. और जैसा मैंने आपको डायग्राम बताया था, that company may lend monies to the trust on appropriate terms and conditions. तो पता है यहाँ पे ये जो बड़े केस स्टडीज आएंगे उसमें दिखाया जाएगा कि जो ट्रस्ट है सेकेंडरी एक्विजिशन के लिए डेरिवेटिव सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रही है ताकि प्रॉफिट हो. इट्स फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज. और आप भी भावुक हो जाएंगे, हाँ सही बात है, एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है. अलाउड नहीं है. सो कंपनी सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस फॉर सेकेंडरी एक्विजिशन कर सकती है. कंपनी लोन दे सकती है ट्रस्ट को ऑन अप्रोप्रिएट टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसा हम लोग पहले भी पढ़ते थे. और ये जो शेयर होल्डिंग ट्रस्ट का है, प्लीज देखो ये भी 1 मार्क के लिए, जो शेयर होल्डिंग ट्रस्ट का है वो एक नॉन प्रमोटर, मतलब प्रमोटर्स नहीं माने जा रहे हैं ट्रस्टीज, वो एक पब्लिक का होल्डिंग भी नहीं माना जा रहा है. इट इज अ नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग. क्योंकि आपको पता होगा कंपनी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितना है, पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना है. ये एक नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग माना जाता है. अंडरस्टूड? जैसे आपने कभी सुना होगा, पहले जो लोग पढ़ रखे कि हर कंपनी में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए. सपोज 25% पब्लिक के पास है एंड पब्लिक से आपका जो ट्रस्ट है ईसॉप के लिए क्रिएट हुआ है वो 4% ले लिया है, तो पब्लिक होल्डिंग कम हो गया. आप बोलोगे सर ये ट्रस्ट जो है जो ईसॉप के लिए क्रिएटेड था स्कीम के लिए, सर ये तो पब्लिक शेयर होल्डिंग है. नो, क्लियरली लिखा हुआ है शेयर होल्डिंग ऑफ द ट्रस्ट इज अ नॉन प्रमोटर. सर नॉन प्रमोटर मतलब पब्लिक नहीं, बोलते ना प्रमोटर माना जा रहा है ना पब्लिक माना जा रहा है. तो अगर 25% पब्लिक होल्डिंग था और उसके बाद अगर कम हुआ है तो आप ये मतलब ये वायलेशन है, नॉन कंप्लायंस माना जाएगा. सेकेंडरी एक्विजिशन इन अ फाइनेंशियल ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट. कितना आप एक्वायर कर सकते हैं ये ट्रस्ट लोग जो सेकेंडरी एक्विजिशन कर रहे हैं इन अ ईयर, एक साल में मैक्सिमम 2% पेड अप इक्विटी कैपिटल. ओके. एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रस्ट एक्वायर कर सकता है कभी भी सेकेंडरी मार्केट से वो मैक्सिमम 5% हो सकता है सारे स्कीम्स और का ऐड करके. सर तो अगर हम लोग बोल रहे थे कि हमको 6% देने वाले हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो इसीलिए कई बार फिर कॉम्बिनेशन में स्कीम लाना पड़ता है डायरेक्ट एज वेल एज ट्रस्ट, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम 2% इन अ ईयर पॉसिबल है. और सारा मिला के पार्ट ए बी सी ऑफ चैप्टर 3 ऑफ दीज रेगुलेशंस में अलग अलग स्कीम्स हैं. डी और ई क्या हो गए? जनरल रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाले जो स्कीम्स हैं. मतलब ये जो चैप्टर 3 अभी चल रहा है ना, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो चैप्टर 2 चल रहा है. नाउ व्हाट आर दी स्कीम्स एक्चुअली? ये जो स्कीम्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आपके सामने, ये स्कीम्स कौन कौन से स्कीम्स 2% के ऊपर मैक्सिमम नहीं जा सकते वो भी दिया हुआ है, और सारे स्कीम्स का मिला के 5% के ऊपर तो जाना संभव ही नहीं है. तो सेकेंडरी एक्विजिशन पर भी एक कैप है. आप बोलोगे अलाउड है ना ट्रस्ट रूट के थ्रू, और वहां हिडन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा आपने इस साल 4% लिया है. रॉन्ग हो गया ना कि 2% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल के ऊपर आप जा ही नहीं सकते. I'll just come, you start reading this. चेक कर लीजिए प्लीज. हाँ, ये सीलिंग लिमिट्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर द शेयर्स आर अलॉटेड बाय वे ऑफ न्यू इशू. कोई नया इशू से अगर आप शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तब ये अप्लाई नहीं करेगा. और गिफ्ट फ्रॉम प्रमोटर,
सेकेंडरी एक्विजिशंस के थ्रू अगर आप कर रहे हैं देन दिस लिमिट विल अप्लाई कि 1 साल में 2% के ऊपर नहीं जाना है, सारा मिला के 5% के ऊपर नहीं जाना है आपको। इज इट ओके एवरीवन? तो ये हमारे किताबों में भी दिया हुआ था ऐसा ही चीज, और शायद इंस्टीट्यूट की मैट में भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। लेट अस चेक। अच्छा, तो वो लाइंस शायद नहीं दी गई थी, ये आपके बुक्स में भी है, चेक करो। कंपनी जो है वो ट्रस्ट को लेंडिंग कर रहा है, और ये ट्रस्ट की होल्डिंग को ना प्रमोटर होल्डिंग बोलते हैं ना पब्लिक होल्डिंग बोलते हैं। और एक चीज जो हमने चेक किया, सेकेंडरी एक्विजिशन इन अ फाइनेंशियल ईयर इज मैक्सिमम 2% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, एंड टोटल जो हम लोग सेकेंडरी एक्विजिशन एक्वायर करते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो आपका इसके ऊपर ना जाए। पढ़ के देखो। ओके, लेआउट। सो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर आप ट्रस्ट के थ्रू सेकेंडरी एक्विजिशन के थ्रू अगर आप ईसॉप स्कीम्स लॉन्च करने जा रहे हैं, तो पहला पॉइंट जो आज हम लोगों ने देखा बातों बातों में कि अगर आप ट्रस्ट के थ्रू लाना चाह रहे हैं तो एक आपको शेयर होल्डर्स अप्रूवल शुरू से अपफ्रंट आपको एक अचीव कर लेना चाहिए। एक ही स्कीम में एक सिंगल ट्रस्ट बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च कर सकता है। ट्रस्ट डीड क्रिएट करना होगा, कौन ट्रस्टी नहीं बन सकता है, ट्रस्ट डीड की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को जाएगी, और ये कितने सेकेंडरी एक्विजिशंस हम साल में कर सकते हैं, टोटल कितना कर सकते हैं, दीज थिंग्स। ये ट्रस्ट को लेकर और बहुत सारे पॉइंट है, 12, 13, 14, हम लोग ये बाद में करेंगे। लेट मी स्टार्ट द बेसिक्स फर्स्ट, एंड 16। सो देर आर मेनी अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रस्ट, वो भी हम लोग कर लेंगे, पर अभी हम पहले क्या करने जा रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलकर कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो आप अपने नोट्स में देखिए, मैं अपने नोट्स में देखता हूं, अंदर से बिल्कुल सेम है, बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। तो विल कम बैक टू ट्रस्ट अगेन, पहले हम लोग एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में घुस रहे हैं। तो यहां पर देखो, आपकी बुक में भी लिखा होगा कि an employee, which employee will be eligible to participate in the scheme? Which employee is eligible? ऐसा हेडिंग दिख रहा है, फुल पेज करिए। यस, नाउ वी आर बैक। लेआउट, एलिजिबिलिटी, तो ये दोनों बुक्स में सेम है बेसिकली, कि कौन एलिजिबल है इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आप बोलोगे सर एम्प्लॉई, और एम्प्लॉय का डेफिनेशन आपने बता दिया, पर हर कंपनी के अंदर एक कमिटी होता है, इट्स अ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली। जस्ट अ सेकेंड, इट्स अ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स है जिसका नाम है कंपनसेशन कमिटी, तो ये कंपनसेशन कमिटी वो स्कीम में कौन एलिजिबल होगा एज पर डिटर्मिनेशन बाय कंपनसेशन कमिटी। ओके, लैंग्वेज मिला आपको, ध्यान से देखो। तो इसका सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी का सिर्फ आपको ये फर्स्ट पॉइंट पहले आपको पढ़ना था, और फिर देखो लिखा हुआ है आपके बुक्स में भी, a company shall constitute compensation committee for administration and superintendence of the scheme, and where the scheme is being implemented through a trust, compensation committee will delegate this administration to the trust। पढ़ के देखो। layout, so we are back।
अ कंपनी विल कंस्टिट्यूट अ कंपनसेशन कमिटी, और कई बार वो ट्रस्ट को कंपनसेशन कमिटी डेलीगेट कर देता है. Committee will consist, the compensation committee will be a committee of such members of the board of directors, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होते हैं जो कि सेबी एलओडीआर में दिए रहते हैं. सेबी एलओडीआर के रेगुलेशन नंबर 19. सर ये क्या चीज का रेगुलेशन होता है, मैं तो जानता ही नहीं हूं. ये नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी का कॉम्पोजिशन के बारे में रहता है, इसके अंदर बहुत कुछ. तो बोलते हैं वो जो कमिटी का कॉम्पोजिशन वहां है वो ही यहां पर भी होगा. एंड कंपनी चाहे तो एनआरसी कमिटी को ही ये कंपनसेशन कमिटी बना के रख सकता है. एंड कमिटी विल कंटेन द डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्कीम. मतलब कि क्या कितने साल के लिए आपकी वेस्टिंग पीरियड होगी, कैसे आपका लॉक इन पीरियड होगा, सारा डिटेल ये कमिटी लेकर आ सकता है. तो ये सारी बातें कहां लिखी गई हैं, हमारे किताबों में भी है सेम टाइप की बातें. इन आवर बुक ऑल्सो. लुक हियर. कमिटी के कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन आ रहा था कि कमिटी स्कीम को एडमिनिस्टर करती है और ट्रस्ट वाले में ट्रस्ट करता है, और कमिटी में वो मेंबर्स होंगे जो रेगुलेशन 19 में सेबी एलओडीआर के अंदर होते हैं. एंड उसमें एनआरसी कमिटी की बात है बेसिकली. और कई बार कंपनी कंपनसेशन कमिटी की जगह शुरू से ये पूरा स्कीम सौंप देता है एनआरसी कमिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए. तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है दैट हु एडमिनिस्टर्स द स्कीम एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट अथॉरिटी. तो ये कॉम्पोजिशन वाला आंसर हो गया. एंड एडमिनिस्ट्रेशन या तो कमिटी के पास है या ट्रस्ट के पास है. और यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज और क्या लिखा हुआ है, सारी डिटेलिंग भी कंपनसेशन कमिटी जो कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स है वो बना रहा है. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कंपनीज को दैट दे कैन स्विच द मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम डायरेक्ट रूट टू ट्रस्ट रूट और वाइस वर्सा. दे कैन चेंज इफ द कंपनीज वांट, दे कैन चेंज द scheme from direct route to trust route. Now, no scheme will be offered to employees unless SR has been passed in general meeting. बोलते हैं इस टाइप के स्कीम्स को लाने के पहले SR पास करिए, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कुछ बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो जाने चाहिए वो रहेंगे. तो एक SR पास करके आप ESOP के स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं. आई होप दिस इज ऑल्सो देयर इन योर बुक्स. लेट मी चेक. जो आपकी किताबें हैं वहां पर भी दिया हुआ है. यस, एक SR पास करने बोला जा रहा है, फिर एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स किया जाएगा जिसमें कुछ प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स दिए रहेंगे. तो देखो SR पास हो गया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में भी कुछ पर्टिकुलर्स एंड डिस्क्लोजर सही तरीके से आ गए. और फिर क्या लिखा है, सेपरेट रेजोल्यूशन, अनदर सेपरेट रेजोल्यूशन. ये कब लगता है, एक SR पास कर दिया आपने, एक अनदर सेपरेट रेजोल्यूशन आपको लगेगा. कुछ कुछ केसेस में आपको वापस से एक सेपरेट रेजोल्यूशन लगेगा. चाहे आपने SR तो स्कीम लॉन्च करने के लिए बोला था, एक सेपरेट शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन कब लगेगा, जब आपको सेकेंडरी एक्विजिशन के केस में वापस से एक लगेगा जिसमें परसेंटेजेस सब बनाए रहेंगे. और कई बार आपको सेकेंडरी एक्विजिशन आप ज्यादा भी कर सकते हैं बिकॉज आपकी कैपिटल बढ़ गई तो आप और एक्वायर कर सकते हैं. या ग्रांट ऑफ ऑप्शन, सार शेयर्स एंड अदर बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज ऑफ सब्सिडरी एंड होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉइज को अगर आप दिलवाना चाहते हैं स्कीम, तो एक सेपरेट रेजोल्यूशन लगेगा. लॉजिक क्या है, आपने जो SR पास किया था, आप ESOP स्कीम अपने कंपनी में ला रहे थे, उसके लिए आपने किया था. होल्डिंग सब्सिडरी के लिए एक अलग रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा. या अगर आप कोई स्कीम ESOP या SARS या अदर बेनिफिट्स ला रहे हैं टू आइडेंटिफाइड एम्प्लॉइज ग्रेटर देन इक्वल टू 1% ऑफ इश्यूड कैपिटल, बहुत बड़ी बात होती है कि आप एम्प्लॉइज को इससे ज्यादा दे रहे हैं एक ही साल में अगर आप ज्यादा दे रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1% इन अ ईयर, तो भी आपको एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. तो दिस इज इंटरेस्टिंग. ये सेम चीजें हमारे किताबों में भी दी गई थी और आपके नोट्स में भी है. पहले तो अगर हम ये स्कीम लाना चाहते हैं, हु इज एडमिनिस्ट्रिंग, आप बोलोगे कंपनसेशन कमिटी, इट्स अ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन एज रेगुलेशन 19 ऑफ सेबी एलओडीआर. इट्स सिमिलर टू एनआरसी कमिटीज कंपोजिशन. एंड व्हाट एल्स, कि आप अगर ट्रस्ट रूट के लिए ला रहे हैं तो कंपनसेशन कमिटी इज नॉट एडमिनिस्ट्रिंग और सुपरवाइजिंग द स्कीम, देन द ट्रस्ट इज सुपरवाइजिंग द स्कीम.
हम एक एसआर पास कर लिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारे डिस्क्लोजर्स दे दिए। एक अनदर एसआर पास करना पड़ता है हम लोगों को इन 4 केसेस में, सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, या सेकेंडरी एक्विजिशन द शेयर कैपिटल एक्सपैंड्स ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंशन टेकन बाय द कंपनी। तो टू मेंटेन, मतलब कि बेसिकली मेरा पहले से लग रहा था 5% यूज हो गया है, पर अब कैपिटल ही बढ़ गया, तो टू यूटिलाइज दिस 5%, और सपोज मेरा कैपिटल पहले था 80, मैं 80 का 5% यूज कर लिया था, पर अब मेरा कैपिटल बढ़ गया कोई कारण से 100 हो गया, तब मैं उस हिसाब से अपनी सेकेंडरी एक्विजिशन और बढ़ा सकता हूं 5% को एडजस्ट करके। ये वैसी बातें हो रही है। अगर हम होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में इस टाइप के स्कीम्स लेके आ रहे हैं तो एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना होगा, या आप किसी अपने एम्प्लॉय को 1% और मोर टू आइडेंटिफाइड एम्प्लॉइज को मिला जुलाकर अगर हम इतना परसेंट के ऊपर दे रहे हैं कि साल में, तो एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो ये पूरी जो स्कीम है इसका डिटेलिंग कौन डिटरमिन करता है? कंपनसेशन कमिटी। हम लोग इस स्कीम को लाने के पहले क्या पास करते हैं? एसआर एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बहुत डिस्क्लोजर्स, बट सेपरेट हम लोग को ये रेजोल्यूशंस पास करना पड़ेगा इन केसेस में जब सेकेंडरी एक्विजिशन होता है, तो मतलब 2 रेजोल्यूशंस लग गए हम लोगों को। ओके, कैपिटल एक्सपेंशन के लिए मुझे अपना सेकेंडरी एक्विजिशन बढ़ाना है, एम्प्लॉइज ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी के लिए। सर ये सेम चीजें हमारी किताबों में भी लिखी हुई थी? यस सेम है, यहां पर भी इसी टाइप की चीजें लिखी थी। ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के लिए है। या इन अ ईयर अगर हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 1% देते हैं तो क्या हो रहा है? दिख रहे हैं सारे पॉइंट्स, चेक कर लीजिए। सो दिस इज अबाउट, ये सारी जो बातें हम सीख रहे हैं ये है कि जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम, कि क्या रेजोल्यूशन पास करना है, कैसे क्या मूव ऑन करना है, कौन सी कमिटी सुपरवाइज कर रही है। नाउ क्या हम चेंजेस ला सकते हैं इस टाइप के स्कीम में? बोलते हैं अगर चेंज लाना है तो एक एसआर पास करना होगा, बट वो चेंज हम सिर्फ एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट के लिए ला रहे हैं। द वेरिएशन इज not against the interest of the company, variation is not prejudicial to the interest of the company। तो changes जो है सिर्फ एसआर की गर्मी मत दिखाना। सपोज मार्केट में जब दिया गया था आपने उनको ऑप्शन, when you gave them the option, आपने बोला एक्सरसाइज प्राइस 1000 रुपीज रहेगा पर शेयर, उस समय मार्केट प्राइस था 5000। अब मार्केट प्राइस ही हो गया कोई कारण से 800 रुपए, और अभी भी आप उनको बोलोगे 100 रुपए में एक्सरसाइज करना है, तो इट्स नॉट इन देयर इंटरेस्ट। तो इस टाइप के सिनेरियो में अगर आपको उसलिए चेंजेस लाना है इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज को ध्यान में रख के, इफ यू वांट टू चेंज योर एक्सरसाइज प्राइस, वेरिएशंस लाना चाहते हैं तो एसआर पास करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंपनी रीप्राइस कर सकता है ऑप्शंस को एंड ऑल दीज पॉइंट्स। यहां पे स्मॉल में एक लाइन बस याद रखिएगा, अगर आप वेरिएशन लाना चाहते हैं यू कैन ब्रिंग, बट इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। तो सेम ऐसी ही बातें हमारे किताबों में भी थी कि इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हैम्पर नहीं होना चाहिए, तब हम एसआर पास करके ये काम कर सकते हैं। और कई बार हम चेंजेस लाते हैं कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मीट करने के लिए, टू मीट एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। लैंग्वेज चेक करो, to meet any regulatory requirement, if I'm bringing the changes, then shareholders approval by SR is not required। Okay, layout। सर मुझे ये बताइए, ये जो SLCM या फंडिंग में जो मैं ये पढ़ रहा हूं चैप्टर्स में, क्वेश्चंस कैसे आएगा? वही तो बता रहा हूं, एक 8 मार्क्स का केस स्टडी रहेगा, कंपनी ऐसा ला रहा है, बाद में चेंज करना चाह रहा है, कैन इट चेंज? 2 मार्क्स। कैन दिस एम्प्लॉय बी गिवन? ही इज नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय, 2 मार्क्स। Can after passing SR they have now decided that instead of direct route they will go to the trust route, is it possible? 2 मार्क्स। यानी जो इश्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे अलग अलग इशू पैराग्राफ हाईलाइट करके ये 2-2 मार्क्स बन के 8 मार्क्स का एक कॉम्पोजिट इंटीग्रेटेड केस आ सकता है। एंड फिर सारे प्रोविजंस जो ओरिजिनल ग्रांट को अप्लाई करते थे वो आपके वेरिएशन के बाद वाली चीजों को भी अप्लाई करेंगे। पूरा जब भी आप वेरिएशन करते हो नोटिस में पूरा रैशनल दो, क्यों चेंज ला रहे हो आप लोग, सारा डिटेलिंग विटेलिंग दे देना इसमें। ये रीडिंग है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और जब कोई भी स्कीम्स फाइनली
बंद हो जाते हैं, वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम्स हो जाता है, तो in case of winding up of the schemes being implemented by the company, the excess money or shares remaining with the trust after meeting all obligations, अगर कभी बच जाए, वैसे बचता नहीं है, it will be utilized for repayment of loan of course, या distribution to employees, और subject to approval of shareholders, कई बार हम लोग इसको कोई दूसरे स्कीम में ट्रांसफर कर देते हैं। जो पैसा बचता है वो कंपनसेशन कमिटी की कुछ रिकमेंडेशंस हो सकते हैं कि इसे दूसरे स्कीम में ट्रांसफर कर दो, या लोन रिपेमेंट के लिए यूज कर लो, जो ट्रस्ट में मैंने आपको लोन का एक फंडा बताया था, और डिस्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज। तो छोटे छोटे पॉइंट्स ईसॉप के हम लोग अब डिटेल में पढ़ने लगे हैं यहां पर, एंड इट्स नॉट अ 15 मार्क क्वेश्चन, राइट, वॉट एवर यू नो अबाउट ईसॉप, इसमें छोटे छोटे अंश जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको समेटा जा रहा है यहां पर। उसी तरह नॉन ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, व्हाट इज देयर इन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, लिखे ये जो भी बेनिफिट्स है जो आप लोग पढ़ रहे हैं कि मैं किसी इंप्लॉय के लिए लाता हूं, दिस इज नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी पर्सन, सिर्फ इंप्लॉय को मिल सकता है और किसी को नहीं मिलेगा। सर इंप्लॉइज को अगर लोन लेना हो इसके अगेंस्ट में, दिस विल नॉट बी प्लेस्ड, नो लोन कैन बी ऑब्टेन्ड। सर एक बात बताइए, अगर इंप्लॉय की डेथ हो जाए वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, okay, all the options or other benefits granted under the scheme to him shall vest with effect from the date of his death in the legal heirs of the employee. This is a good news कि अगर वो by chance during the employment अगर death हो जाए तो सारे options और benefits जो हैं till the date of death वो अब सारे किसको मिल जाएंगे, legal heirs को मिल जाएंगे। उसी तरह if the employee suffers a permanent incapacity while in employment, all the options on the date of permanent incapacitation will vest him on that day, मिल जाएंगे उसको। Okay, and in the event of resignation or termination, look at this one, अगर resignation and termination की बात होती है, resignation and termination में all the options which are granted and yet not vested will expire. This is important कि देखो डेथ के केस में मिल जा रहे हैं, जो भी उसके बेनिफिट्स रहे होंगे टिल द डेट ऑफ डेथ उसके लीगल एयर्स को मिल जा रहे हैं, परमानेंट इनकैपेसिटी में मिल जा रहा है, पर रेजिग्नेशन या कुछ गलत किया मैं टर्मिनेट कर रहा हूं, देन बेनिफिट्स विल एक्सपायर, तब उसको नहीं मिलेगा कि उस दिन का तक का दे दीजिए, इतना दिन तो हम काम किए ही है। डेथ एंड परमानेंट इनकैपेसिटी में यू वर गेटिंग इट, बट इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑन टर्मिनेशन दीज बेनिफिट्स विल एक्सपायर, ये बेनिफिट्स एक्सपायर हो जाएंगे इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, दीज बेनिफिट्स विल एक्सपायर। इज इट ओके? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों ने यहां पे देखा है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी को भी समझा है कि दीज विल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी पर्सन, ये जो बेनिफिट्स हैं ये दूसरों को ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, इसके अगेंस्ट में आपको कोई लोन नहीं मिल सकता, ये ऑप्शंस के अगेंस्ट में, जब तक आपको शेयर्स नहीं मिल रहा है बेसिकली आपके पास कोई राइट्स ही नहीं है उसके अगेंस्ट में आपको उसको बेचने का। डेथ और लीगल में आपको फिर भी बेनिफिट है, पर अगर आप खुद रिजाइन करते हैं, टर्मिनेशन करते हैं और कभी तक आपको वेस्ट नहीं हुआ है वो चीज, ओके, दैट शैल एक्सपायर, वो खत्म हो जाएगा फिर डेथ और टर्मिनेशन में, सॉरी रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन में। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो शेयर्स आप लाएंगे स्कीम के अंदर, दे हैव टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर भी एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके लिस्ट हो रहे हैं सारे कंप्लायंस के साथ। एंड इसमें दो चीजें हैं, अ स्टेटमेंट इज फाइल्ड एंड कंपनी ऑब्टेन्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, एक बार मुझे ऑब्टेन करके रखना है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, एंड जब एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे तब मैं नोटिफाई कर दूंगा स्टॉक एक्सचेंज को कि हाँ ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गए हैं। सेम चीजें आपको हमारे इस नोट्स में भी मिलता था, वेयर आर वी, अच्छा ये देख लो, ये सेम चीजें हैं, ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने मार्क करके भेजा था। मनी विल बी रिफंडेड, हाँ एक चीज है, जब आप रिजाइन करते हैं या टर्मिनेट करते हैं तो आपका जो भी पैसा आपने बीच में दिया होगा एक्सरसाइज, तो वो सारे रिफंड हो जाएंगे आपको। उसी तरह लिस्टिंग वाली बातें देख लो, इन केस ऑफ न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स यू हैव टू
लिस्ट करवाना पड़ेगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल एंड फॉर शेयर्स टू बी इशूड आफ्टर ईयर्स। जब आप एक्सरसाइज होता है वो ऑप्शन फाइनली, तब आप स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देंगे। नथिंग टेक्निकल अबाउट इट। उसी तरह अगर आप देखोगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहां पर लिखा हुआ है, या आपके बुक्स में नहीं है पर सुन सकते हैं आप। In the event that an employee who has been granted benefits is transferred to an associate company prior to vesting or exercise, the vesting and exercise shall continue in case of transferred employee। अगर आपकी ट्रांसफर हो जाती है तो भी आप जितना दिन यहां सर्व किए वो काउंट किया जाएगा। In the event an employee who has been granted benefits is transferred pursuant to any merger amalgamation के बाद, अगर या डीमर्जर के बाद आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो लिखा है द ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शंस शैल बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम। स्कीम में लिखा रहेगा कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंड द ट्रीटमेंट विल नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। ये कॉमन सेंस की बात भी है कि उन स्कीम्स पर यूजुअली आंच नहीं आती है, दे कंटिन्यू एंड इट इज नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। सर मेरे बुक्स में तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सुन सकते हैं। बट अदरवाइज जो ओरिजिनल बेयर एक्ट एक्सट्रैक्ट मैंने अभी दिखाया उसमें ये भी मुझे एक एक्स्ट्रा बात नजर में आया था। नाउ देयर इज अ पैराग्राफ इन योर बुक्स, सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर्स, सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हम लोगों को, जो प्रैक्टिसिंग सीएस होता है, और उसे एजीएम में पेश करना पड़ता है कि ये जो ईसॉप के स्कीम्स हैं ये इंप्लीमेंट हुए हैं सही तरीके से अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। ये हर साल सेक्रेटरी ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अभी जो हमने इतना कुछ देखा कि ईसॉप स्कीम को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, एक बार आखिरी बार बताओ मुझे। कंपनसेशन कमिटी, जो कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें रेगुलेशन 19 सेबी लोडर की तरह जो कमिटीज हैं उनमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो कई बार एनआरसी कमिटी को ही हम बना देते हैं। डिड वी स्टडी दिस? यस सर। इसमें सर खास बात क्या थी इस कंपनसेशन कमेटी वाले क्वेश्चंस में, ये तो मैंने अभी बताया। इस कमेटी में बात था कि जो शेयर होल्डर्स अप्रूवल एसआर के थ्रू मुझे लेना है, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होंगे, सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां अलग से पास करना होगा। स्कीम को वेरी करने के लिए एक एसआर है एंड शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। स्कीम के वाइंडिंग अप के बाद जो पैसा एक्सेस अगर बच जाता है तो रीपेमेंट ऑफ लोन, डिस्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज या कोई दूसरे स्कीम में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये स्कीम्स बेनिफिट्स ट्रांसफरेबल नहीं है जो आपको दिए गए हैं, पर अगर आपका डेथ हो जाता है तो लीगल एयर्स को मिल जाता है। अगर आप कोई परमानेंट इनकैपेसिटी वायलेंट एम्प्लॉयमेंट होता तो, पर रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन में बेनिफिट्स एक्सपायर हो जाएंगे। एंड फिर ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर्स की बात आई। ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है, ये प्रैक्टिसिंग सीएस है जो सेक्रेटरियल ऑडिटर है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। ये क्या दे रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट स्कीम इंप्लीमेंट हुआ अकॉर्डिंग टू द सेबी रेगुलेशंस एंड रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। फिर छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है ईसॉप स्कीम को लेकर ही। प्राइसिंग 1 मार्क, वेस्टिंग पीरियड मिनिमम तो 1 होना ही चाहिए, पर कंपनी अपना अपना चेंज भी कर सकती है। राइट्स ऑफ द ऑप्शन होल्डर, कोई राइट नहीं है। डिविडेंड वोटिंग कुछ नहीं मिलेगा जब तक ये एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं है इनके पास। और अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते तब क्या होता है, तो एक बार स्टार्ट प्राइसिंग, फ्री प्राइसिंग वो खुद डिटरमिन करेंगे अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए। वेस्टिंग पीरियड जो मिनिमम कितना दिन काम करने से मिलेगा, उसी तरह यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉक इन पीरियड। You can't, the employee, can't transfer, employees can't transfer those shares अगर कंपनी जो स्पेसिफाई कर दे उस हिसाब से। स्टार्ट रीडिंग। सर आपके नोट्स में अगर मुझे देखना हो ये सेम पैराग्राफ्स, इन माय नोट्स आल्सो यू गेट सिमिलर टॉपिक्स, आई विल जस्ट शो इट टू यू। सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर्स मिला। ईसॉप स्कीम की एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम में लिखी रहती है, ये देखो, प्राइसिंग, वेस्टिंग पीरियड, डेथ और परमानेंट इनकैपेसिटी में वेस्टिंग पीरियड इज नॉट एप्लीकेबल। जो हमने लॉजिक आपको ऑलरेडी दे दिया था, ये मेरे बुक में एक्स्ट्रा लिखी हुई है, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। प्लीज मार्किंग को ऑब्जर्व करो।
लॉक इन पीरियड कंपनी बताएगा, कंपनी टू कंपनी, मतलब कोई फिक्स्ड पीरियड यहां पर नहीं दिया गया 1 ईयर का। सर था ना 1 ईयर, वो वेस्टिंग पीरियड है, इट कैन बी इवन मोर। स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन। एक मिनट रुको। राइट्स ऑफ द ऑप्शन होल्डर, नो राइट्स जब तक शेयर्स इशू नहीं हो जाते। एक्सरसाइज प्राइस अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज मेंशन्ड इन सेबी। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर होता है, बट अगर डेथ और परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाए तब ये मत लगाइएगा। या आपके कंपनी का डिमर्जर अमालगमेशन हो गया तो आपने पहले जो वहां पे सर्व किया पीरियड वो भी काउंट होगा। ऐसी पॉइंट्स भी मेरे बुक्स में एक्स्ट्रा लिखी हुई है, अब लॉजिक अप्लाई कर लीजिएगा। लॉक इन पीरियड यहां पर ईसॉप स्कीम में कंपनी बताएगा तब है, कोई राइट्स नहीं होता है जब तक आपके पास शेयर्स ना आ जाए। या आपके बुक्स में वो टेबल बना हुआ था या पैराग्राफ बना हुआ है, आप पॉज करके लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए जो लोग घर में कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लुक एट दिस। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन, क्या लिखा है? आपका जो पे किया है आपने अमाउंट, जो आपको ऑप्शन ग्रांट किया जाता है ना, ग्रांट करने के समय या वेस्टिंग एक्सरसाइज के समय अगर आपने कोई अमाउंट पे किया है, इट विल बी फोरफिटेड इफ द ऑप्शन इज वेस्टेड एंड यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग। ओके, और रिफंडेड की नौबत कब आती है कि आपने कुछ कंडीशंस का पालन नहीं किया, वेस्टिंग पीरियड को पूरा ही नहीं किया, इफ द ऑप्शंस आर नॉट वेस्टेड देन इट इज रिफंडेड। तो इसमें दिस इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 2 मार्क्स लिखो। Why you are not exercising the option? 2 कारण हो सकता है, बिकॉज यू डिडंट फुलफिल द कंडीशंस, तुम्हें वेस्ट ही नहीं हुए ऑप्शंस, तो तुम एक्सरसाइज कैसे करोगे? ऐसे सिचुएशन में रिफंड हो जाएगा। पर वेस्ट हो गए थे, तुम अब एक्सरसाइज लास्ट में जाके नहीं कर रहे हो, अब फोरफीट होगा। तो दोनों सिनारियो याद रखिएगा। से एक बार वापस बोल दीजिए, आई एम रिपीटिंग। वेस्टिंग पीरियड और भी कई कंडीशंस थे, वो तुम्हारे सारे पालन हो गए, तुमको वेस्ट हो गया ऑप्शन, पर अब तुम अपनी इच्छा से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, फोरफीट होगा। पर कोई कारण से वेस्ट ही नहीं हुआ तो तुम एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, अब रिफंड हो जाएगा। बोथ ऑफ दीज क्लियर? चेक करो, मैं वेट करूंगा 30 सेकेंड्स। तो लॉट ऑफ स्मॉल क्वेश्चंस केम इनटू पिक्चर। और मेन है ना, लोग लॉक इन पीरियड को 1 ईयर लिख के आते हैं ईसॉप स्कीम में, इट इज एक्चुअली नॉट 1 ईयर। 1 ईयर नहीं है, आपने देखा ना, वो कंपनी अपनी अपनी डिटर्मिन करती है, इट्स नॉट 1 ईयर। वेरी गुड, ओके। और ये डेथ और परमानेंट इनकैपेसिटी वाला भी चीज में मिनिमम वेस्टिंग पीरियड डजंट अप्लाई, वो लीगल एयर को मिल जाएगा, जैसा भी हम लोग पढ़े थे। तो ये सर सारी बातें कहां लिखी हुई है? आपके बुक में यहां पर था, टेबल फॉर्मेट में, एज द केस में बी। फोरफिटेड का भी केस है यहां पर, रिफंडेड का भी केस, अलग अलग केस है, दिखा था। चलिए, वेरी गुड। और फिर यही देखो यहाँ पे अमालगमेशन मर्जर वाली बात भी लिखी हुई है, वेरी गुड। डेथ और परमानेंट इनकैपेसिटी वाली बात भी लिखी हुई है। मतलब ये कोई बड़ा वैसे क्वेश्चन नहीं आता, राइट वॉट एवर यू नो अबाउट ईसॉप, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? ईएसपीएस स्कीम, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ईएसपीएस स्कीम्स में कंपनी आपको डायरेक्टली अलॉट कर दे रही है, वहां पे ऐसे कोई प्री कंडीशंस ऑफ वेस्टिंग पीरियड और ये सब वहां पर स्पेसिफाइड नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। ईएसपीएस स्कीम इजी है, लिखा हुआ है, पहले से लिखा रहेगा डिटेल्स कैसे स्कीम इंप्लीमेंट होगा। अ कंपनी में डिटरमिन द प्राइस सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। हाँ, यहां शेयर्स लॉक्ड इन है फॉर 1 ईयर फ्रॉम अलॉटमेंट, सीधा 1 साल फ्रॉम अलॉटमेंट यहां पर लॉक्ड इन रहता है। In the event of death or permanent incapacity of an employee, the requirement of lock-in will not be applicable from the date of death or permanent incapacity. Okay. हाँ, तो यहां पर लॉग इन होता है 1 ईयर फ्रॉम अलॉटमेंट। तो लोग इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कंपनी विल स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड, वो ईसॉप स्कीम का था, दिस इज ईएसपीएस स्कीम। सर दोनों में फर्क क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे दे देखो,
क्या कंपनी ऑफर द शेयर्स टू एम्प्लॉइज ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन. हियर कंपनी इज ऑफरिंग द शेयर्स टू एम्प्लॉइज एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू. वेस्टिंग पीरियड, लॉक इन पीरियड यहां पर अलग है, वहां पर अलग है. पढ़ के देखो थोड़ा सा, ये बेसिक दो डिफरेंस लिख लो ESOP एंड ESPS का. इफ यू हैव फॉरगॉटन प्लीज नोट इट डाउन. Start doing it. So ESOP में company is offering the shares to employees on fulfillment of certain conditions. ESPS में company is offering the shares to employees as a part of the public issue. Okay. वेस्टिंग पीरियड यहां मिनिमम 1 ईयर है, वहां नो सच वेस्टिंग पीरियड. लॉक इन यहां कंपनी में डिसाइड, यहां लॉक इन नॉर्मली होता है 1 ईयर फ्रॉम अलॉटमेंट, पर अभी हम लोग एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं कि अगर जिस प्राइस पर आपने ESPS स्कीम में एम्प्लॉइज को दिया था दैट प्राइस इज सेम एज द पब्लिक इशू में जो पब्लिक को प्राइस पे दिया जा रहा है, देन 1 ईयर लॉक इन विल नॉट अप्लाई. सर कहां लिखा हुआ ये सब चीज? लुक हियर, स्टार्ट रीडिंग. Then sometimes no lock-in will apply. Copy this, everyone. If ESPS is a part of public issue, अगर आपके बुक्स में नहीं है, and the shares are issued to employees at the same price as in the public issue, price अगर same है, then this will not be subject to lock-in. In your books, where is it given? I'll just check once. ये लाइन मिसिंग थी. ओ नहीं लिखा हुआ है तो. देन नो लॉक इन. ये देखिए आपकी किताबों में भी मिला है. अगर सेम प्राइस पर दिया गया है जो पब्लिक इशू का प्राइस है, इफ यू आर सीइंग द CS इंस्टीट्यूट मैट, देन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉक इन हियर. सो वेरी इंटरेस्टिंग. तो ESPS वाला जो टेंशन था आपको, वो भी अब आपको समझ में आने लगा है. चेक कर लीजिए. Is it fine? Okay. तो ESPS जो स्कीम्स आप कहां पर है, इसमें डिटेलिंग रहती है स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होगा, सुपरवाइज ऑपरेट होगा. लॉक इन वाली बातें भी क्लियर हो गई. इट्स 1 ईयर फ्रॉम अलॉटमेंट. आप बोले थे कंपनी विल स्पेसिफाई, वो ESOP स्कीम का है. और ये 1 ईयर वाली चीजें भी कभी कभी नहीं लगती है, इसमें भी नो लॉक इन समटाइम्स ऐसे भी लिख देना चाहिए. नो लॉक इन. कब नो लॉक इन का केस बन जाता है? इफ द प्राइस एट विच यू हैव ऑफर्ड इज सेम एज द प्राइस एट विच यू ऑफर टू पब्लिक, then no lock-in concept here also. Okay. Now what is this next scheme जो हम लोग देखने वाले हैं? Stock appreciation right scheme. आ जाते हैं पॉइंट नंबर C में. यहां पर क्या हो रहा है? Stock appreciation right scheme. यहां पर we are linking the incentive to the employees to the share price. Suppose हम employees को बोल रहे हैं कि देखिए आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं SARS का. इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे यहां पर. ओके. तो इस स्कीम में लैंग्वेज देखो क्या लिखा हुआ है. कंपनी इज फ्री टू इंप्लीमेंट कैश सेटल्ड स्कीम्स या इक्विटी सेटल्ड सार स्कीम. ओके. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस. क्योंकि इस रेगुलेशंस में लिखा था कि यहां पर हम लोग इक्विटी बेस्ड स्कीम्स ही लॉन्च करते हैं. कैश सेटल्ड मतलब क्या होता है कि सपोज हमने आपको सार्स स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम के अंदर कुछ ऑप्शंस दिया है, इस प्राइस पर बाद में मार्केट प्राइस इतना हो गया तो आपको हम इतना कैश डिफरेंस दे देंगे. पर सेबी में जो स्कीम्स यूजुअली देखे जाते हैं, ऑलरेडी बुक्स में लिख दिए, वो कैश सेटल्ड भी हो सकता है, आपको डिफरेंस का देंगे या कुछ इक्विटी शेयर्स. पर यहां पर ज्यादातर सब इक्विटी सेटल्ड सार स्कीम होता है. यहां पर सिंपल ही मतलब आप शेयर के प्राइस पर आपको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है. लॉजिक क्या है कि शेयर प्राइस कब बढ़ेगा? जब कंपनी के सारे
एरियाज आपके अच्छे से फंक्शन करेंगे। पहले क्या होता था, हम जो इंसेंटिव देते थे, अरे ये डिपार्टमेंट को इंसेंटिव मिलेगा अगर तुम लोग अच्छा करोगे, पर बाकी डिपार्टमेंट्स तो अच्छा नहीं कर रहे, उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा। सो एक होलिस्टिक बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये जो इंसेंटिव है ये ओवरऑल शेयर प्राइस पर बेस कर दिया गया है, और ये तो तभी होगा जब सारे एरियाज आपके अच्छे फंक्शन कर रहे होंगे। तो लिंकिंग द इंसेंटिव टू द शेयर प्राइस, एंड व्हाट इज द इंसेंटिव, दे आर इक्विटी सेटल्ड स्कीम्स। तो यहां पर मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 होता है एज वी सॉ, बाकी पॉइंट्स बहुत सेम है, एंड नो राइट्स टिल ही गेट्स द शेयर्स। यहां पर भी जो वेस्टिंग पीरियड है दैट इज 1 ईयर। देयर शैल बी अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर इन स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम। यहां पर भी जो मिनिमम वेस्टिंग पीरियड है दैट इज 1 ईयर। ये 1 ईयर कब एप्लीकेबल नहीं होगा, डेथ या परमानेंट इनकैपेसिटी में उनके लीगल एयर्स को मिल जाएगा 1 ईयर के पहले भी। और एक क्या है, वेयर SARs ग्रांटेड, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स ग्रांटेड बाय अ कंपनी, और आपके पास कोई दूसरा SARs था, दूसरे कंपनी के अंदर आप पहले काम कर रहे थे, तो जो पीरियड आपने वहां होल्ड किया है वो यहां पर हम लोग ले लेंगे अकाउंट में, उसको एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। उसी तरह नो राइट्स टिल यू एक्चुअली गेट द शेयर्स, यू डोंट हैव एनी डिविडेंड राइट्स, यू डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स इन ऑप्शंस के आधार पर। नाउ दिस इज द थर्ड स्कीम, पार्ट डी, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। इसमें जो हम शेयर्स में, द शेयर्स ऑफ द कंपनी और इस लिस्टेड होल्डिंग कंपनी शैल नॉट एक्सीड so and so of the total assets for the purpose of general employee benefit scheme, और सेक्रेटरियल ऑडिटर एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस देंगे। यानी जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए फंड तो हम ऑलरेडी बना के रखते हैं, पर ये शेयर बेस्ड बेनिफिट स्कीम आ रहा है कि उन शेयरों में हम इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं ताकि उससे हम जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स का खर्चा कर सके। द शेयर्स ऑफ द कंपनी or the shares of its listed holding company will not exceed 10% of the book value, okay, or market value or the fair value of the total assets of the scheme, whichever is lower, for the purpose of general employee benefit scheme. You have to learn this कि general employee benefit scheme के लिए हम जो shares में investment करके रखेंगे वो कितने के ऊपर ना जाए, okay? उसी तरह रिटायरमेंट बेनिफिट्स फंड्स तो हमारे ऑलरेडी बने हुए, बट शेयर बेस्ड बेनिफिट स्कीम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर द शेयर्स ऑफ द कंपनी और द शेयर्स ऑफ इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी विल नॉट एक्सीड 10% ऑफ बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। सेम चीजें दोनों में आई है। और सर ये हमारे किताबों में कहां था, आई जस्ट शेयर इट विथ यू इन आवर बुक। अच्छा ये तो हो गया था SARs, ये रहा, द शेयर्स ऑफ द कंपनी और इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, मैक्सिमम 10% of Roman 1, 2, 3, whichever is lower, और एक सेक्रेटरियल ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए दोनों केस में। सेम चीज यहां पर भी है। तो ये दीज आर शेयर बेस्ड बेनिफिट्स, आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ताकि इन टाइप के बेनिफिट्स को आप मीट कर सके बाद में वहां से। इज इट फाइन एवरीवन? तो पांचों टाइप के स्कीम्स हमने यहां पर देख लिए हैं, ESOP, ESPS, SARs, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑल्सो। अब हम देखने वाले हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। सेक्शन 54 हम लोग पढ़ते थे, कंपनीज एक्ट में रूल्स पढ़ते थे, और अब हम लोग सेबी के रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं 2021 वाले। ओके, तो अनलिस्टेड कंपनी जो है आज भी वो वाले चीजों को फॉलो करेगी। बताओ क्या? स्वेट इक्विटी के जो रूल्स कंपनीज एक्ट वाले होते हैं। तो यहां पर आप देखने वाले हो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, अच्छी अमेंडमेंट्स है। प्राइसिंग, वैल्यूएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जस्ट मिनट, सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, लॉक इन लिस्टिंग, जनरल ऑब्लिगेशंस। ओके, चलिए अब हम लोग हमारे नोट्स में चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एम्प्लॉय का डेफिनेशन देखो क्या है। एम्प्लॉय डेफिनेशन फॉर स्वेट इक्विटी, सर आप पढ़ा दिया था ना, वो ESOP का था। यहां पे लिखा है एम्प्लॉय मींस एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर्किंग इन इंडिया और अब्रॉड, अ डायरेक्टर वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट। ओके, यहां पर हमने एक्सक्लूड नहीं किया प्रमोटर्स को, यहां पर हमने वो सब भी नहीं बोला जिन डायरेक्टर्स की होल्डिंग 10% के ऊपर हो। तो एक चीज लाइन जरूर लिखो यहां पर, यू मस्ट राइट, ताकि केस स्टडी में कंफ्यूज नहीं हो।
डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉय डेफिनेशन ऑफ ESOP. ओके, उससे अलग है. सर तो हमें कंपनीज एक्ट का फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट के रूल्स का फॉलो करना है, या सेबी का? जब ऐसे दो तीन चीजें सेम चीजों पर, सेम मैटर पे होता है, तो जो भी स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट होता है हमें वो पालन करना चाहिए, तो ताकि सब ऑटोमेटिकली कंप्लाई हो जाएंगे. तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रमोटर्स को दे सकते हैं हम स्वेट इक्विटी. ओके, तो ये रेगुलेशंस अप्लाई लिस्टेड कंपनी के लिए करेगा, अनलिस्टेड कंपनी को ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता है. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉई ऑफ ESOP के डेफिनेशन से अलग है. ओके, नाउ मैक्सिमम क्वांटम ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इन अ ईयर आप कितना दे सकते हैं? एक साल में आप कितना स्वेट इक्विटी का इशू लेके आ सकते हैं? 15% इन अ ईयर, और पूरे साल भर में 25% के ऊपर आप स्वेट इक्विटी का इशू नहीं लेके आ सकते. साल नहीं, सॉरी, कभी भी आपका 25% के ऊपर नहीं जा सकता. ये सब कैप्स का फायदा क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द पब्लिक शेयर होल्डर्स फ्रॉम बीइंग डाइल्यूटेड सिग्निफिकेंटली. एंड अगर आपकी कंपनी, ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, तो वहां पर भी 15% इन ईयर है, पर वहां पर मैक्सिमम आपका स्वेट इक्विटी का जो है अप टू 25% की जगह 50% तक जा सकता है फॉर 10 years. बिकॉज अर्ली स्टेज में जो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स होती हैं उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स देकर मोटिवेट किया जाता है, ताकि अच्छा टैलेंट भी आए और हमारा कॉस्ट ना लगे ज्यादा पेमेंट करने में. और इस तरीके से छोटी छोटी बातें यहां पर और थी, प्राइसिंग वाइसिंग वाली. सर ये कहां है? अब आपको आपकी किताबों में भी मैं दिखाता हूं. चलिए, सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, अब नाउ मैक्सिमम क्वांटम. देखिए क्या लिखा है, अ कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन 15% पेड अप इक्विटी कैपिटल इन अ ईयर. एंड फिर एक सिंपल लैंग्वेज लिखा होगा, एट एनी पॉइंट, साल भर में इतना, और एट एनी पॉइंट कभी भी साल भर में 15% लिखा है, और एट एनी पॉइंट मैक्सिमम 25% पेड अप इक्विटी कैपिटल इन अ ईयर. और अगर आपकी कंपनी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जिसको पहले हम लोग बोलते थे कुछ और नाम से, इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स के लिए बनती हैं, दे आर परमिटेड टू इशू अगेन सेम 15% इन अ ईयर. बट इनके लिए ओवरऑल लिमिट जो है दैट इज मैक्सिमम एट एनी पॉइंट, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, 50% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल अप टू 10 years. क्योंकि इनिशियल स्टेज में हम चाहते हैं कि इनिशियल स्टेज में कंपनीज में हम क्या चाहते हैं, एट इनिशियल स्टेजेस वी वांट कि हाई टैलेंट आए, तो उनको हम इक्विटी शेयर्स, जो हमारे जो एम्प्लॉय डायरेक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं उनको दे देते हैं. हमारे ऊपर कॉस्ट बर्डन नहीं आता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हम ज्यादा खर्चा रेम्यूनरेशन की जगह उनको स्वेट इक्विटी दे देते हैं. तो 50% तक भी हम दे सकते हैं. तो दिस इज अ गुड वन, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एज पर द सेबी न्यू रेगुलेशंस. आपको यहां पर एक्सपेक्टेड है कम से कम एक 3 marks का क्वेश्चन. SR पास करेंगे, जैसे कि हम लोग वहां पे भी देखे थे, वी विल बी पासिंग SR, वी विल बी आफ्टर पासिंग SR एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स अच्छे से रहने पड़ेंगे. एंड द स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉइज हु बिलोंग टू प्रमोटर ग्रुप, उनको भी दे सकते हैं, पर प्रमोटर ग्रुप वाले को देने के लिए हमें अलग से फिर एक सिंपल मेजॉरिटी वाला रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. पर ये जो सिंपल मेजॉरिटी रेजोल्यूशन है, अगर हम प्रमोटर ग्रुप को देना चाह रहे हैं तो बाय पोस्टल बैलेट मेरा ये अचीव होना चाहिए, बाय पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग. और इस टाइप के मैटर्स में प्रमोटर ग्रुप वाले लोग वोट नहीं करेंगे. तो प्रमोटर्स को अगर देना है तो मुझे ये चीज याद रखना होगा. और जब जब मैं स्वेट इक्विटी लाऊंगा, हर इशू का एक सेपरेट रेजोल्यूशन. आप ये नहीं बोलेंगे साल में हम 4 लाने वाले हैं, एक रेजोल्यूशन से पास कर दे, ये नहीं. एंड
कितने टाइम तक ये रेजोल्यूशन वैलिड रहता है एक बार पास करने के बाद? तो वैलिडिटी इज 12 मंथ्स। रेजोल्यूशन का जो वैलिडिटी है दैट इज ऑफ 12 मंथ्स। पढ़ के देखिए, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन की बातें हो रही थी। दैट स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच हो रहा है। अगर प्रमोटर ग्रुप को दे रहे हैं तो प्रमोटर ग्रुप खुद उस पर वोट नहीं करेगा, और ये जो सिंपल मेजॉरिटी रेजोल्यूशन लगेगा उनके लिए आपको एक अलग है कि पास करना पड़ रहा है, और ये जो पास करेंगे आप पोस्टल बैलेट या ई वोटिंग के थ्रू, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट हो सके। और ये रेजोल्यूशन एक बार पास करके इसे जिंदगी भर रख नहीं सकते। इट इज, इसकी वैलिडिटी पीरियड है दैट इज 12 मंथ्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। एक बड़े क्वेश्चन के अंदर पार्ट है ये। 1 मार्क का एक सब पार्ट हो सकता है कि इतने तारीख को रेजोल्यूशन पास किया था, फिर से एक स्वेट इक्विटी शेयर ला रहे हैं। आप क्या अलॉट कर सकते हैं? रेजोल्यूशन में हमने पास हुआ है, रेजोल्यूशन में पास हुआ था, पर अगर पास हुए आपके ऑलरेडी 1 साल पार हो गए तो पुराने को यूज कैसे करेंगे? अभी तक यू कैन नॉट यूज इट। चेक करो। सो ये जो नए रेगुलेशंस को लेकर आपके मन में डर बैठा हुआ था, वो डर अब हट गया है। स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन। इज इट ओके? और ये चीज लोग भूल जाते हैं। ये मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बड़े 8 मार्क के केस स्टडी में, जहां 2-2 मार्क्स के 3-4 सब पार्ट्स आएंगे। पहले भी ऐसे ही आते थे इसके क्वेश्चंस। लेआउट, प्राइसिंग कैसे होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का? प्राइस विल बी अकॉर्डिंग टू, आई एम अज्यूमिंग यू नो दीज थिंग्स, प्राइसिंग प्रोविजंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू टू अ पर्सन अदर देन फॉर क्यूआईबीज। जब आप किसी प्रेफरेंशियल इशू करते हैं उस समय की जो प्राइसिंग प्रोविजंस है उसको फॉलो किए जाएंगे एज पर सेबी रेगुलेशंस। ये लाइंस याद रखना। तो डिफरेंट फ्रॉम ईसॉप, ईसॉप में क्या होता था? कंपनी इज फ्री टू प्राइस एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसीज। यहां पर प्राइसिंग इज एज पर प्रेफरेंशियल इशू गाइडलाइंस। वैल्यूएशन कैसे होगा? बिकॉज आप बोल रहे हैं मैं इतना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे रहा हूं, इतना आप मुझे शेयर्स मिल रहा है, तो इस सब की जो वैल्यूएशन होती है वो मर्चेंट बैंकर कैरी करेंगे। ये जो वैल्यूएशन होती है वो एक्सपर्ट्स, मर्चेंट बैंकर एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कर लेते हैं। एंड मर्चेंट बैंकर्स एक काम और करते हैं, दे ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सर्टिफाई करते हैं कि वैल्यूएशन एएस के अनुसार है। तो दिस इज लिटिल थियोरेटिकल बट वी मस्ट डू इट। फुल पेज करो। तो वैल्यूएशन ऑफ नो हाउ इज डन बाय मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कंसल्ट एक्सपर्ट्स जो उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हों, पर्टिकुलरली जिस प्रोडक्ट का हमें मिला है कोई इंटेलेक्चुअल, उसे उस एरिया के एक्सपर्ट से पूछेगा, और एक सर्टिफिकेट एक इंडिपेंडेंट सीए से लाएंगे कि ये जो वैल्यूएशन है वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यू गेट डायरेक्ट 2 मार्क्स क्वेश्चंस कि हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ स्वेट इक्विटी डन, हाउ इज द प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी डन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के 8-15 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का, ये आपको वैसे तो अकाउंट्स टीचर्स सिखाएंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आप जब कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं फॉर अ नॉन कैश कंसिडरेशन, और आपको बदली में कोई इंपॉर्टेंट एसेट मिला है, तब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार, वो जो इंटेंजिबल पर जो होता है उसके अनुसार होगा। और अगर आपको कोई एसेट नहीं मिला है, मतलब ऐसा चीज है जिसको आप एसेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो फिर उसको आप एक्सपेंडिचर के अनुसार दिखाएंगे एज पर एएस। फुल पेज करो। यानी एक चीज सही है याद रखना, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर कुछ नहीं आए, लेआउट। अगर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें कि हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया है फॉर अ नॉन कैश कंसिडरेशन, तो मेरा मेन क्वेश्चन यहां पर यह आ रहा है कि उस नॉन कैश कंसिडरेशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा। ओके, तो अगर आपको नॉन कैश कंसिडरेशन में आपने उनको स्वेट इक्विटी दिया है और बदली में आपको कोई एक एसेट पिक्चर में आया है, सपोज आपको कोई पेटेंट मिल गया है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बैलेंस शीट में आप कैरी कर लोगे। पर सपोज आपका कोई बहुत इनोवेटिव बड़ी कंपनी है, उसमें कोई आपको कोई अलग टाइप का एक रेसिपी दे दी, एक फॉर्मूला दे दिया, इसमें पेटेंट भी नहीं मिल पा रहा है, उस फॉर्मूला से बहुत फायदा हुआ है कंपनी को, तो उसको फिर आप
बैलेंस शीट में तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, पर वो जो आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स उनको दिया है दैट विल बी एक्सपेंस्ड एज प्रोवाइडेड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो जो आप AS 26 और भी जो AS पढ़ते हो वहां पर आप वो सब चीजें सीखते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिया और इन द जनरल मीटिंग सब्सिक्वेंट टू द इशू द बोर्ड शैल प्लेस बिफोर द शेयर होल्डर्स सेक्रेटरियल ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट कि ये इशू हमने सारे रेगुलेशंस का पालन करके दिया था। ओके, सब जगह सर्टिफिकेट सेक्रेटरियल ऑडिटर से आ रहे हैं आज के रेगुलेशंस में। सर एक चीज और बताइए, ये जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हम लोग देते हैं, हम लोग कभी लाइफ में सुने थे कि पब्लिक कंपनीज के ऊपर है ना कुछ सीलिंग अप्लाई करता है, नॉट ऑन प्राइवेट कंपनीज, कि एक एमडी को मैक्सिमम या एक मैनेजर को 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स दे सकते हैं, सारे होल टाइम डायरेक्टर्स का मिला के 10%, सारे डायरेक्टर्स का मिला के होल टाइम पार्ट टाइम का मिला के 11%, पार्ट टाइम का मिला के सारा का 1%। सर ये सब जो आप पढ़ाए थे, ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है, ये क्या इनके रेम्यूनरेशन में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तो लैंग्वेज है द स्वेट इक्विटी शेयर्स विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। यानी रेम्यूनरेशन के पार्ट कब माने जाते हैं? अगर द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन और उसमें हमको बदली में कुछ एसेट नहीं मिला। यानी ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि अगर आपको बदली में कोई पेटेंट ट्रेडमार्क मिल जा रहा है और आप तब अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो, तो जिस नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए अगर आपको कोई एसेट मिल जा रहा है तब वो रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, बट इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब एज इफ कि हमारा खर्चा के रूप में ये एक्सपेंस हो रहा है अगर वी आर इशूइंग देम एंड द कंसिडरेशन विच वी गेट डज नॉट टेक द फॉर्म ऑफ एन एसेट, ताकि हम बैलेंस शीट में कैरी कर सके, तब हम इसको रेम्यूनरेशन का पार्ट मान लेते हैं एज एन एक्सपेंडिचर। एंड इफ इट इज टेकिंग द form of an asset which I will be reflecting in the balance sheet, then it is not a part of remuneration। तो ये अकाउंट्स में आप समझोगे, फिर भी मैंने टच कर दिया है थोड़ा। सर एक बार वापस बताइए ना, आप जो इतना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहे थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की एक सिंपल लाइन, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ if we are allotting sweat equity shares for non-cash consideration which takes the form of an asset which is to be reflected in balance sheet, then as per AS, and sometimes it doesn't take the character of an asset, then it is expensed, ये लाइन लिख देना। और अगर आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा वो भी सेम आंसर है। इफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में आप उसको इंक्लूड तभी करोगे अगर उनसे जो मिला है उसको आप एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, तब वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में एक्सपेंडिचर के रूप में रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ MR, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। सर इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ MR अगर आपको जो उनसे मिला है वो एक एसेट के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब वो MR का पार्ट नहीं है। इफ इट इज नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड एज एन एसेट देन इट इज अ पार्ट ऑफ MR। सर लॉक इन के बारे में बताइए। तो लॉक इन इसके ऊपर क्या लगता है, ये डिपेंड करता है, लुक एट द लैंग्वेज, जो प्रेफरेंशियल इशू का लॉक इन होता है। सर प्राइसिंग भी इसका प्रेफरेंशियल इशू की तरह था, यस, पढ़ के देखो। But the provisions of SEBI in terms of public issue shall apply if a company makes a public issue after it is issued sweat equity। पर कभी कभी पब्लिक इशू के लॉक इन अप्लाई करेंगे अगर कंपनी ने स्वेट इक्विटी के बाद अगर पब्लिक इशू लॉन्च कर दिया है। समटाइम्स लॉक इन सिमिलर टू पब्लिक इशू, समटाइम्स लॉक इन इज सिमिलर टू पब्लिक इशू। नॉर्मली इट इज सिमिलर टू प्रेफरेंशियल इशू के जो सेबी के रेगुलेशंस होते हैं, ICDR के, पढ़ना पड़ेगा अगर भूल गए। एंड समटाइम्स इट इज सिमिलर टू लॉक इन ऑफ पब्लिक इशू वाले केसेस में जो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लॉक इन होते हैं। लिस्टिंग होंगे एंड जो भी स्वेट इक्विटी शेयर्स को आप अक्वायर करते हैं वो टेक ओवर कोड में माना जाता है होल्डिंग के अंदर। आई एम अज्यूमिंग यू नो सेबी टेक ओवर कोड। सर तो एक बात बताइए, अगर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, इतना जो आप पढ़ा रहे हैं कि व्हाट आर द जनरल ऑब्लिगेशंस अंडर स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस के अंदर या इसके अंदर, व्हाट आर द जनरल ऑब्लिगेशंस, 3 मार्क्स का, तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, आपको सेक्रेटरियल ऑडिटर का सर्टिफिकेट शेयर होल्डर्स मीटिंग में ले डाउन करना पड़ता है,
एंड कंपनी को विद इन 7 days ऑफ स्वेट इक्विटी इशू स्टॉक एक्सचेंज को डिटेल्स देना पड़ता है, नंबर, प्राइस, अमाउंट, डिटेल्स एंड अब चेंजेस कैपिटल स्ट्रक्चर एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या आया है। तो एक सिंपल पेपर आ जाएगा कि स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस के अंदर जनरल ऑब्लिगेशंस क्या है। तो मैंने जगह जगह आपको मार्क्स भी बोला है ताकि बहुत ज्यादा मोनोटोनस नहीं हो। तो लुक एट द बिकॉज मार्क्स सुन के आप अट्रैक्टिव बन जाते हैं, अटेंटिव बन जाता है, अच्छा ये 3 मार्क्स का आएगा। तो स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस के अंदर मुझे जनरल ऑब्लिगेशंस बोल के हेडिंग आएगा, तो सेक्रेटरी ऑडिटर की सर्टिफिकेट पेश करवानी है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगा विद इन 7 days ऑफ स्वेट इक्विटी इशू, चेक कर लीजिए। तो इसके बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं कि यहां पर जो लॉक इन है वो प्रेफरेंशियल इशू वाला एप्लीकेबल होता है, कभी कभी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक इशू वाला एप्लीकेबल हो जाता है, यहां प्राइसिंग प्रेफरेंशियल इशू वाला आता है। तो आप देख रहे हो ईसॉप और ईएसपीएस, ईसॉप एंड स्वेट इक्विटी में बहुत सारे डिफरेंसेस आपने नोटिस किए हैं। ईसॉप में अगर आप देखो, ईसॉप में लेआउट, ईसॉप में अगर आप याद करो वहां पर लॉक इन कंपनी स्पेसिफाई करेगा। ईएसपीएस में लॉक इन किया था सो इट वाज विद इन 1 year फ्रॉम अलॉटमेंट, और कई बार वो लॉक इन भी नहीं रहता अगर सेम प्राइस पे पब्लिक को दिया गया, सेम प्राइस पे आपको दिया गया। स्वेट इक्विटी की लॉक इन थी। ईसॉप की प्राइसिंग कंपनी डिसाइड करता है, ईएसपीएस में भी कंपनी डिसाइड करता है, स्वेट इक्विटी में प्राइसिंग जो है वो प्रेफरेंशियल इशू के अनुसार हो रहा है। तो मैं जगह जगह डिफरेंस भी दिखा रहा हूं। ईसॉप प्रमोटर्स को भी आप दे सकते हैं, पर स्वेट इक्विटी सॉरी प्रमोटर्स को नहीं दे सकते हैं ईसॉप, स्वेट इक्विटी आप प्रमोटर्स को दे सकते हैं। इज इट फाइन? सो दिस कंप्लीट्स माय ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बीच में कुछ पैराग्राफ्स मैंने बोला था मैं बाद में कराऊंगा। तो अगर मैं अपनी किताब को भी दिखाऊं, यहां पर स्वेट इक्विटी में इसी टाइप की बातें थी। हाँ, अगर प्रमोटर्स को हम देना चाहते हैं तो एक मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास होगा शेयर होल्डर्स मीटिंग में, बट बाय पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग, और हर इशू के लिए एक एसआर है, रेजोल्यूशन कितने दिन तक वैलिड है, ये सारे मैटर्स हम लोगों ने देखा। वैल्यूएशन कौन करता है इनका, मर्चेंट बैंकर किसका हेल्प लेता है, एक्सपर्ट्स एंड वैल्यूअर्स का, और एक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिपेंडेंट सीए लेना पड़ता है कि वैल्यूएशन एज पर एएस है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट। सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट है या नहीं है, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स का। तो आपको इसे तोड़ तोड़ कर इसको याद करना है, ऐसे 12-15 पेज एक साथ नहीं पूछते एग्जाम में। एंड दीज आर द जनरल ऑब्लिगेशंस व्हिच आई नो, व्हिच आई फील दैट यू ऑल ऑफ यू शुड नो। सो दिस कंप्लीट्स योर शेयर बेस्ड बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस। हाँ, यहां पर मैंने बोला था ना एक पोर्शन में बाद में कराऊंगा, थोड़ा सा मार्क करवा देता हूं। आपको याद है ट्रस्ट सेकेंडरी एक्विजिशन के लिए ईसॉप स्कीम में गया हूं मैं, पीछे में जो छोड़ के आया था, कहां पर है लोग पूछ रहे हैं। आई विल जस्ट शो इट टू यू, वेट। आज जब हम लोग ये वाला अंश पढ़ रहे थे, जस्ट सेकेंड, कि वो जो ट्रस्ट के थ्रू अगर आप ईसॉप करना चाहते हैं, सॉरी सेकेंडरी एक्विजिशन के थ्रू अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं ईसॉप स्कीम को, तो ट्रस्ट बनाना कंपल्सरी होता है। एंड द ट्रस्ट कैन ओनली डील इन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस, ये सब याद है ना। यहां पर कुछ पॉइंट्स आया था जो मैंने बोला था उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं। और सेकेंडरी एक्विजिशन से 1 साल में मैक्सिमम 2% हो सकता है, याद है किसी के। ये वाले पोर्शंस जो दिख रहे हैं इसी में कुछ मार्केट वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो। ट्रस्ट कैन होल्ड शेयर्स acquired थ्रू सेकेंडरी शैल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड फॉर मिनिमम 6 months। नॉर्मली 6 महीना तक होल्ड करना चाहिए, एक्सेप्शंस हैं लॉ में लिखे हुए हैं कुछ कुछ। फिर बोलते हैं कि ट्रस्ट कई बार ऑफ मार्केट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर सकता है। कब? अगर हम एम्प्लॉइज को दे रहे हैं कोई स्कीम के थ्रू, वो ऑफ मार्केट है। या ट्रस्ट कई बार व्हाट हैपेंस कि ट्रस्ट किसी कंपनी का मतलब इसी कंपनी का ओपन ऑफर आया हुआ, उस ओपन ऑफर में ट्रस्ट वाले लोग भी जाकर शेयर्स को अक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर शेयर्स मुझे खरीदना है ताकि मैं बाद में अपने एम्प्लॉइज को दे सकूं।
while participating in open offer under takeover code, तो जिनका takeover code नहीं किया हुआ, they will not understand. इसलिए मैं ये टॉपिक बाद में लास्ट में लाया हूं, वरना शुरू में आप क्लास वीडियो बंद कर देते. और कब कब ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स अलाउड है देखते हैं. और यहां पे लिखा हुआ है, या हम लोग कोई यहां पे लिखा हुआ है, देखो बाई बैक, डीलिस्टिंग, ये सब स्कीम्स में अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं शेयर्स को खरीदने के लिए. उसके बाद लिखा है ट्रस्ट से कोई ट्रेडिंग इन शेयर्स नहीं होगा. वो सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स खरीद नहीं सकते, बट कभी कभी वो क्यों सेल करते हैं, सॉरी दे कैन नॉट सेल बट अलाउड है, कभी कभी सेलिंग इज अलाउड इन सेकेंडरी मार्केट. क्यों अलाउड है? क्योंकि वी आर participating in buyback and open offer schemes and delisting schemes, या for repaying the loan we are wanting to collect some money for winding up of the scheme. ये सब दिख रहे हैं points. To enable the employee to fund the payment of exercise price, ये सब कुछ कुछ केसेस में ये अलाउड है. इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट मुझे पर्सनली लगता है दैट ये वाले पोर्शंस एग्जाम में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. बट as on date I would like to say I have covered everything. मैंने सारे पॉइंट्स आपके जो एग्जाम के एंगल से सारे कर दिए. एग्जाम से एक कदम आगे ही गया हूं. अभी तक इतने क्वेश्चंस तो एग्जाम में भी नहीं आए हुए हैं. तो अगर मैं ESOP रेगुलेशंस की बातें करूं तो ऑल द पॉइंट्स कवर्ड. और ये जो डेफिनेशंस शुरू में मैंने आपको नहीं दिखाया था, लुक हियर, लाइक एम्प्लॉय का डेफिनेशन मैंने आपको बताया. ESOP स्कीम का डेफिनेशन देखो यहां पर. ESPS स्कीम भी ट्रस्ट के थ्रू आ सकता है, ESOP स्कीम भी ट्रस्ट के थ्रू आ सकता है. ये मेरे बुक्स में डेफिनेशंस थे. एक्सरसाइज पीरियड is the time period after vesting which an employee can exercise against his vested option or appreciation against vested SAR. SAR क्या था? जहां आप इंसेंटिव को लिंक कर रहे हैं विद द प्राइस, शेयर प्राइस के साथ. द टाइम पीरियड आफ्टर वेस्टिंग, आपको पहले वेस्ट हुआ फिर आप एक्सरसाइज करेंगे. जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक वर्ड आया था, इसमें यूजुअली क्या क्या टाइप के आते हैं? इसमें लिखा हेल्थ, हॉस्पिटल, सिकनेस, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी, डेथ. लिख लेना है सब पॉइंट्स को, तुम्हारे बुक में भी होगा ये सब बाकी चीजें, ग्रैंड डेट और ये सब याद मत करना. बट जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर एक्चुअली में कौन कौन से स्कीम आते हैं? आई थिंक इट्स इन योर बुक ऑल्सो, लेट मी चेक. जहां पे डेफिनेशंस आ रहे थे ना, ये सारे आपके बुक्स में भी तो हैं. रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर एक्चुअली रिटायरमेंट बेनिफिट सिंपल. व्हाट इज अप्रिसिएशन? हम लोग स्टॉक अप्रिसिएशन, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सार or the date of vesting of SAR and the SAR price, जो आप शुरू में उनको ऑलरेडी फिक्स रहता है. ये सब पहले से डिटरमिन्ड रहता है. SAR प्राइस तो पहले से डिटरमिन्ड है, बाद में जो आपकी मार्केट प्राइस होगी. जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में भी इफ यू सी सिकनेस, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी, ये सब दिख रहे हैं, चेक कर लो. What do you mean by exercise? And these are very simple. ये appreciation का meaning important है. SAR price and market price का difference is appreciation. Stock appreciation rights, it helps him to receive appreciation, जिसका मतलब आपको पता है market price and SAR price के बीच में, for number of shares where the settlement is either cash settled or shares. बट फिर एक लाइन बहुत अच्छा लिखा है इस रेगुलेशन के अंदर में, whenever we say SAR price, it only means equity settled SARs. It does not include cash settlement, क्योंकि यहाँ पे जो स्कीम में शेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो यहाँ नहीं आता. सो ओनली इक्विटी शेयर सेटल्ड SARs are covered here. SAR प्राइस जो पहले से ग्रैंड डेट वाले दिन ही डिटरमिन रहता है. Only equity settled SARs are covered in this regulation. सर SARs तो दो टाइप के होते हैं, कैश सेटल्ड, यहां पे कवर्ड नहीं है. मीनिंग होते हैं पर इस रेगुलेशन में सिर्फ equity settled. And what is the meaning of appreciation?
डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड सार प्राइस। और ये मार्केट प्राइस कौन से दिन का है? अभी आपने अप्रिसिएशन के डेफिनेशन में देखा था। फुल पेज करो, राइट इट डाउन। स्टार्ट राइटिंग। पेज घुमा के लिखो, डिफरेंस बिटवीन विच मार्केट प्राइस। Difference between market price and SAR price. And which market price are we talking? Market price on the date of exercise of SAR. देखो यहां पीछे लिखा हुआ था, and the SAR price. तो difference between market price होता है on the date of exercise हमेशा, जब फाइनली आप 2 महीना बाद या 1 साल बाद लोगे तब। Difference between layout, market price on the date of exercise, पक्का। और ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर बनता है। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखो लास्ट में करवा रहा हूं ताकि बोरिंग नहीं लगे। प्रोसेस बाय विच नाउ ही इज हैविंग द राइट टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रांट मेड टू हिम। एंड वेस्टिंग पीरियड इज दिस द पीरियड ड्यूरिंग द विच द वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन टेक्स प्लेस। वो 1 साल या अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग लिखा रहता है। नाउ अगर मैं फाइनली आपको वापस से कुछ कंक्लूड कराना चाहूं, ये डेफिनेशन सारे आपने देखे। एक नया डेफिनेशन जुड़ा है ग्रुप बोलकर, जो पहले पुराने ईसॉप स्कीम्स में नहीं रहता था। दैट ग्रुप आर बेसिकली 2 और मोर कंपनीज जो एक दूसरे के लिए, अब ग्रुप कंपनीज भी ईसॉप पॉलिसीज बना पाएंगी और शेयर बेस्ड बेनिफिट्स अक्रॉस इस ग्रुप शेयर कर पाएगी। सो दिस इज नॉट रिटन इन इंस्टीट्यूट्स मैट। फुल पेज करो, आप यहां से ऑब्जर्व करो। एक फोटो ले लीजिएगा नॉलेज के लिए कि ये नए शेयर बेस्ड बेनिफिट स्कीम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 2 or more companies which directly or indirectly are in a position to exercise 26% or more voting rights in other company. Suppose A and B मिलकर 26% कंपनी X में एक्सरसाइज करते हैं। Okay, then company X, okay, can grant share based benefits to company A also. Okay, because ये ग्रुप के माने जाएंगे। Even A and B can issue to X. 2 or more companies जो मिलकर 26% दूसरे कंपनी में होल्ड करते हैं, वो एक ग्रुप है। यानी कि कंपनी X A के लिए भी बना सकता है बेनिफिट, B के लिए भी बना सकता है। कंपनी A एंड B वो भी X के लिए बना सकते हैं, बट कंपनी A एंड B कैन नॉट ग्रांट बेनिफिट्स टू ईच अदर्स एम्प्लॉइज। A और B मिल करके X में होल्ड कर रहे हैं, तो A और B मिलकर X में 26% होल्ड कर रहे हैं, तो A X के लिए बेनिफिट बना सकता है, B X के लिए बेनिफिट बना सकता है, X A के लिए बना सकता है, X B के लिए बना सकता है, पर आपस में नहीं हो सकता है। उसी तरह लिखा हुआ है 2 or more companies which appoint more than 50% of the members of the board in the company. More than 50%, अगर डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करते हैं तो भी एक ग्रुप का केस माना जाता है। या 2 or more companies control the management of other company. सो ग्रुप का एक डेफिनेशन एग्जाम के लिए लेआउट, दे हैव नॉट सेड इट टू बी इंपॉर्टेंट, बट ये जो नए वाले रेगुलेशंस में ग्रुप का डेफिनेशन इंसर्ट हुआ है, इससे फायदा क्या होगा? एंड जो आपने एम्प्लॉइज के डेफिनेशन में भी देखा ईसॉप वाले में, दैट शेयर बेस्ड बेनिफिट्स वाले में, दैट ग्रुप इज नाउ एबल टू फॉर्मुलेट अ कॉमन शेयर बेस्ड बेनिफिट स्कीम्स अक्रॉस इट्स ग्रुप। स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट। मार्केट प्राइस का मतलब होता है द क्लोजिंग प्राइस immediately prior to the relevant date. Now they have a different definition of market price too. जैसे हम लोग पढ़े थे ना, market price on the date of, तो ये सब एग्जाम्स के लिए नहीं आएगा, बट ये चीज जरूरी है आपको समझना कि 2 और मोर कंपनीज जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी कंपनी का 26% शेयर होल्डिंग होल्ड करती है, या मोर देन 50% डायरेक्टर्स वहां बैठा सकते हैं या कंट्रोल करते हैं मैनेजमेंट को।
एंड दिस लाइन ऑल्सो, और लास्ट में मार्केट प्राइस का डेफिनेशन। ये जॉब के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। रेलिवेंट डेट क्या होता है वो भी देख लेंगे। फाइनल्स वालों को तो ये बेसिक बैकग्राउंड मार्केट प्राइस और ये सब का भी पता होना चाहिए। लुक एट दिस एग्जांपल, ए एंड बी अब एक दूसरे के लिए ESOP स्कीम, ए एंड बी एक्स के लिए भी बना सकते हैं, एक्स भी ए एंड बी के लिए बना सकते हैं, बट ए एंड बी एक दूसरे के लिए नहीं बना सकते क्योंकि वो एक दूसरे में 26% नहीं होल्ड कर रहे, वो एक दूसरे में अपॉइंट नहीं कर पा रहे, वो एक कंपनी एक्स के ऊपर कंट्रोल है उनका, तो वैसे वो ग्रुप में है, वो ए एंड बी एक ग्रुप के नहीं है अभी भी। पॉज करके फिर लिख लेना। और यहां रेलिवेंट डेट बोल के भी एक वर्ड आया होगा, मतलब किस दिन से हम लोग को क्लोजिंग प्राइस देखना है वो यहां पे लिखा हुआ है। ये सब शुरू में कराता तो बोरिंग लगता, प्लीज मार्क इट वंस। ये ऑफिस में काम आएगा, दिस विल नॉट कम इन योर स्टार्ट ऑब्जर्विंग। Start observing everyone. Is it okay? चलिए सर, तो ये रेलिवेंट डेट मैं समझ नहीं पाया, लिखा हुआ है इन द केस ऑफ ग्रांट, अगर ऑप्शंस ग्रांट किए जाते हैं, अगर मैं रेलिवेंट डेट उस दिन को देखूं, मीटिंग ऑफ द कमिटी इज कंसिडर्ड एज द डेट, जिस दिन कमिटी की मीटिंग होती है दैट इज द डेट ऑफ ग्रांट, तो मेरे सारे कैलकुलेशंस फिर यहां से काउंट होंगे। ये सब वर्किंग्स प्रैक्टिकल ऑफिस में काम आता है, बट यू मस्ट नो कि मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, और एक्सरसाइज के समय मार्केट प्राइस क्या होता है वो भी रेलिवेंट डेट यहां से निकलेगा पहले। तो दीज आर द थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल्स, पर एग्जाम में यू आर नॉट गोइंग टू गेट क्वेश्चंस ऑन दिस। सर तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे एक बार बता देते फिर से, मैंने जगह जगह आज आपको बताया है दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम। मैं इसकी क्वेश्चन शीट बनाकर आपके संग जल्दी शेयर करूंगा, आप मुझसे मंगवा भी लीजिएगा, मेरा नंबर आपको पता है 9830259002। थैंक यू सो मच।